ठीक है, तो आज हमारा एसक्यूएल का जो है ना वो सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो जो है ना इससे पहले जो है ना मैं दो वीडियोस बना चुका हूँ एसक्यूएल से रिलेटेड। एक वीडियो के अंदर मैंने आपको जो है ना ओरेकल डेटाबेस इंस्टॉल करनी बताई है और उसके साथ एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल करना था और उसकी जो है ना कनेक्टिविटी बताई है। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था। उसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर था जो कि एक्चुअली एसक्यूएल का लेक्चर था, उस लेक्चर के अंदर जो है ना वो मैंने आपको एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन बताया है और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेस कौन सी हैं। उसमें मैंने आपको बताया था कि डीडीएल का क्या मकसद है और डीसीएल का क्या मकसद है। तो डीडीएल जो है बेसिकली यूज़र से रिलेटेड जो है ना कमांड्स है, यूज़र्स के ऊपर कोई काम करने के लिए। अगर यूज़र आपने चेंज करना है, यूज़र क्रिएट करना है, उसको राइट्स लेने हैं या राइट्स लेने हैं, तो उसके लिए डीडीएल की कमांड यूज़ होती है। अब यह है कि यूज़र के अंदर अगर आपने कोई काम करना है, टेबल या डेटाबेस के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने हैं, उसके लिए डीसीएल की कमांड यूज़ होती है। अब ये कि डेटाबेस का जो ऑब्जेक्टिव टेबल है उसके अंदर कोई काम करना है, अगर आपने उसके अंदर जो है डाटा स्टोर करना है, डाटा डिलीट करना है या डाटा अपडेट करना है, तो या डाटा इवन सिलेक्ट भी करना है, उसके लिए डीएमएल की कमांड हम यूज़ कर सकते हैं। अब टीसीएल जो है ना वो ट्रांजैक्शनल को कंट्रोल करने के लिए यूज़ होती है, सेव करना या कमिट करने के लिए, रोल कमिट या रोल बैक करने के लिए। तो ये सारी की सारी जो है ना कमांड हमारी एसक्यूएल की सब लैंग्वेजेज है। तो हमने ये दो कमांड कर ली थी, डीडीएल और डीसीएल। आज हम डीएमएल और टीसीएल करेंगे। उसके साथ आज की इस जो है इस लेक्चर के अंदर हम लोग फंक्शंस भी सीखेंगे। मैं फंक्शंस के बारे में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। एक्चुअली दो बेसिक मेन टाइप्स के फंक्शन होते हैं, सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन। उनके आगे से सब टाइप्स हैं, वो हम लोग जो है ना आज के लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो ये मैंने पहले आपको एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन बताया था कि जो है एसक्यूएल क्या है और एसक्यूएल माईसीक्वल क्या है, एसक्यूएल डेवलपर क्या है, सीक्वल सर्वर क्या है। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा तो आप जाके देख लें, तो आपके ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो जाए। तो ये मैंने एसक्यूएल की जो है डीसीएल, डीडीएल, डीएमएल और टीसीएल की बताया था। अब ये है, मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपके पास सर्वर, आपके पास जो है ना कंप्यूटर के ऊपर डेटाबेस इंस्टॉल्ड है, एसक्यूएल डेवलपर इंस्टॉल्ड है और आपने जो है ना वो प्रीवियस जो है ना वो लेक्चर की प्रैक्टिस कर ली, क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको जो है ना प्रीवियस काम अगर आपने किया हुआ तो आपको आगे से अच्छे तरीके से समझ आए। तो ये एसक्यूएल का इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया था, एसक्यूएल डेवलपर वगैरह के बारे में बता दिया था, ये एसक्यूएल की सब कमांड्स के बारे में भी मैंने बता दिया था। अब ये है कि ये लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि यूज़र कैसे क्रिएट करना है। यूज़र क्रिएट करके मैंने आपको दिखाया था, उसका पासवर्ड चेंज करके बताया था, उसको राइट्स दे के बताया था, उसके राइट्स वापस लेके मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था। लास्ट लेक्चर के अंदर अब हम लोगों ने जो है ना डीडीएल को भी देखा था और हमने जो है ना उसके अंदर डीडीएल के अंदर टेबल कैसे क्रिएट करना है, टेबल के अंदर कॉलम है, टेबल को चेंज करके कॉलम कैसे ऐड करना है, कॉलम को कैसे चेंज करना है और टेबल को ड्रॉप कैसे करना है, डिलीट या ड्रॉप या डिलीट कैसे करना है। ये सारा का सारा जो है ना हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। ठीक है, अब आज हम लोगों ने क्या करना है, आज हमने करनी है डीएमएल की कमांड। डीएमएल से मुराद ये है कि किसी टेबल के अंदर हमने इंसर्ट करते हैं डाटा को ऐड करने के लिए, डाटा एंटर करने के लिए, अपडेट करते हैं अगर डाटा ऑलरेडी उस टेबल के अंदर मौजूद है, उसको डिलीट, उसको चेंज करने के लिए। और डिलीट इसलिए यूज़ होगा कि अगर आपने किसी डाटे को डिलीट करना है जो कि आपको नहीं चाहिए। और सेलेक्ट की कमांड जो है ना डाटे को सर्च करने के लिए यूज़ होती है। आज सबसे पहले हम लोग ये कमांड्स करेंगे डीएमएल की, जिसमें इंसर्ट, अपडेट, डिलीट एंड सेलेक्ट को होगा। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से डिटेल से देखेंगे। अब यह है कि पहले मैं आपको प्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम लोग जो है ना स्किल डेवलपर के ऊपर जाकर उसके अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। अब देखें, ये है इंसर्ट की कमांड। इंसर्ट जब आपने करना है, किसी टेबल के अंदर डाटा ऐड करना है, तो हम इंसर्ट की कमांड यूज़ करेंगे। इंसर्ट इनटू लिखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम लिखने के बाद हम वैल्यूज़ लिखेंगे। ठीक है, अब जितने अगर टेबल के अंदर कॉलम्स है ना, तो उतनी ही वैल्यूज़ इधर आपने लिखनी है। लेट्स अज्यूम आपके पास टेबल में 1 2 3 4 5 6 कॉलम्स है। अगर टेबल के अंदर 6 कॉलम है तो आपको 6 वैल्यूज़ इधर लिखनी है। ठीक है, ये तो इंसर्ट करने के लिए। अगर आपके पास टेबल में 3 कॉलम है तो आपको 3 वैल्यूज़ लिखनी है। उसके बाद ये कि अगर आप कहते, अगर आपका टेबल में 6 कॉलम है और आप 3 में वैल्यू ऐड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको पहले इधर जो है ना उसके कॉलम्स लिखने हैं जिन कॉलम में आपने वैल्यू ऐड की। ये आपको चीज़ समझनी। दूसरी बात ये आपने समझनी है, जो ओरेकल में जब आप काम करते हैं, जब आप इंसर्ट करेंगे डाटा, तो नंबर जब आपने ऐड करना है ना,
न्यूमेरिक वैल्यूज़, उसके उसके वो सिंगल कोट में नहीं आएगा। जो करैक्टर है वो सिंगल कोट में आएगा। जिस तरह ये असद है ना, ये करैक्टर है, तो ये 5000 ये नंबर है, ये 500 नंबर है, ये 7787 ये नंबर है। तो जब जब भी कोई नंबर की वैल्यू लिखनी है तो वो कोट में नहीं लिखनी, ठीक है। जब करैक्टर की वैल्यू लिखनी है तो वो कोट में लिखनी है। ये पहले बात आपने ध्यान में रखनी है। दूसरी बात यह है कि डेट जो है ना, डेट डेट कोट में आएगी और उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें क्या होता है, DDMON ये होता है। अब DDMON क्या है, वो फॉर्मेट क्या है, वो हम लोग आगे जाकर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब आपको सबसे पहले ये समझना है कि जब आपने टेबल में इंसर्ट करना है तो जितने कॉलम होंगे टेबल के, उतने कॉलम के अंदर अगर आप वैल्यूज डालेंगे इस तरीके से तो एंटर हो जाएगी। अगर आपने उतने कॉलम नहीं डाले, अगर आपने अपनी मर्जी के कुछ कॉलम में डालने हैं तो आपने एम्प्लॉय के बाद उधर वो कॉलम्स लिखने हैं उसी सीक्वेंस के साथ, जिस सीक्वेंस से आप वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं। उस सीक्वेंस से नहीं जिस सीक्वेंस में टेबल में क्रिएटेड, जिस सीक्वेंस से आप वैल्यूज ऐड करना चाह रहे हैं। तो जिस सीक्वेंस से आपके इधर कॉलम्स होंगे उसी सीक्वेंस से आपको इधर वैल्यूज ऐड करनी पड़ेगी। अब इसका मतलब यह है कि कॉलम नंबर 1 की वैल्यू है, इसका मतलब है कॉलम नंबर 2 की वैल्यू, इसका मतलब है कॉलम नंबर 3 की वैल्यू। कॉलम नंबर 2 3 से क्या मतलब है, जो इधर लिखे होंगे। लेकिन जो कि इधर नहीं लिखे, जब इधर नहीं लिखे तो इसका मतलब यह है कि तमाम कॉलम्स के अंदर आप वैल्यू डाल रहे हैं। अब जब आप तमाम कॉलम्स में डाल रहे हैं तो इसका सीक्वेंस जो होगा वही होगा जो कि आपके टेबल के कॉलम के अंदर सीक्वेंस है, ठीक है। तो ये सबसे पहले आपने इंसर्ट की कमांड को देखा। अच्छा, उसके बाद आपने अपडेट की कमांड है। अपडेट का मतलब ये है कि चेंज कर दो। अपडेट, पहले आपने लिखना है अपडेट, फिर आपने उसके बाद लिखना है टेबल का नाम, अपडेट टेबल। इस टेबल को चेंज करो, सेट। चेंज करके क्या करना है, चेंज करो, सेट कर दो COMM क्या है, COMM का कॉलम है, इक्वल टू 200। अब यह है कि कमीशन के कॉलम को 200 कर दो, इसका मतलब ये है। उसके बाद ये वेयर, कहाँ पे, किसका करना है, सब। अगर आप सिंपल इतनी कमांड लिखते हैं, अपडेट एम्प्लॉई सेट कमीशन इक्वल टू 200, तो तमाम जितने भी रिकॉर्ड्स होंगे आपके टेबल के अंदर, चाहे वो 2 हैं, 10 हैं, 50 हैं या 50,000 हैं, सबका कमीशन 200 कर देगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, मुझे सबका कमीशन 200 नहीं करना, मुझे सिर्फ उन लोगों का करना है कमीशन 200, फिर आपने वेयर की कमांड लगानी। फिर आप लिखेंगे वेयर कमीशन इज़ नल। इसका मतलब यह है कि जिसका कमीशन नहीं है उसको 200 दे दो, ठीक है। तो ये है अपडेट की कमांड। अब अपडेट की कमांड को भी हम थोड़ा सा आगे प्रैक्टिस करके देखेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि अपडेट की कमांड कैसे लिखनी है और आपने किस तरीके से काम करना है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, डिलीट की कमांड है। डिलीट जो है ना, वो डाटे को डिलीट करने के लिए यूज होता है। लाइक अगर हम लिख लें पहले डिलीट, तो आपका रिजर्वर्ड है, डिलीट आप लिखेंगे और फ्रॉम लिखेंगे कि आप डाटा डिलीट करना चाह रहे हैं, कहाँ से, आगे आप टेबल का नाम लिखेंगे। टेबल का नाम लिख दिया, डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर। अगर आप डिलीट फ्रॉम EMP लिखेंगे तो EMP के टेबल में से तमाम डाटा डिलीट हो जाएगा, चाहे वो 50,000 रिकॉर्ड है या 5 रिकॉर्ड है। अगर आप कहते हैं कि डिलीट फ्रॉम EMP, आगे आपने क्राइटेरिया दे दिया, ये कोई भी क्राइटेरिया दे दिया आपने, वेयर सैलरी लेस देन 2000, तो जिन जिन लोगों की सैलरी 2000 से कम है, सिर्फ उन लोगों को जो है ना वो टेबल में से डिलीट कर देगा। ये तो है डिलीट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इंसर्ट का मतलब है डाटा ऐड करने के लिए, अपडेट का मतलब है उसको चेंज करने के लिए, डिलीट का मतलब है टेबल में से डाटा को रिमूव करने के लिए। अब सिलेक्ट की कमांड यूज़ होती है। सिलेक्ट की कमांड होती है टेबल में से डाटा देखने के लिए। इसको हम सिलेक्ट की कमांड भी कह सकते हैं, इसको हम क्यूरी भी कह सकते हैं, इसको हम टेबल से डाटा सर्च करना भी कह सकते हैं। तो सिलेक्ट के ऊपर जाएंगे, सिलेक्ट करके आप लिखेंगे स्टार, स्टार भी कह सकते हैं, इसको स्टैरिक भी कह सकते हैं। सिलेक्ट स्टैरिक फ्रॉम EMP का मतलब यह है कि एम्प्लॉय के टेबल में से तमाम कॉलम्स दिखा दो, तमाम कॉलम, जितने भी कॉलम होंगे वो सारे के सारे इसमें से दिखा देगा। अगर आप कहते हैं मैंने सारे कॉलम नहीं देखने, लेट्स अज्यूम कि एम्प्लॉय के टेबल के अंदर 6 कॉलम है, तो आप कहते हैं मैंने 6 नहीं देखने, मैंने सिर्फ 3 देखने हैं, तो आप इधर उन कॉलम्स का नाम लगा देंगे कोमा के साथ। ये आगे आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, मैं करके भी दिखाऊँगा आपको। आपने परेशान नहीं होना, बस आपने पहले इसको समझना है, उसके बाद इसको मैं हैंड्स ऑन करूँगा, उसको देखना है, उसके बाद आपने अपने पास उसको हैंड्स ऑन करके उसको समझना है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, आप कमेंट करें, मैं आपको बताऊँगा। अगर कोई चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर नहीं है, आप कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको अच्छे तरीके से जो है ना वो आपको एक्सप्लेन कर दूँ, ठीक है। तो ये सबसे पहले इंसर्ट, अपडेट और डिलीट की जो और सिलेक्ट की कमांड हम लोग DML के अंदर काउंट करें। उसके बाद हमारे पास एक आती है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज का मतलब ये है कमिट, रोल बैक एंड सेव पॉइंट। अब कमिट का मतलब यह है कि जो चेंजेस आपने किए हैं वो सेव कर दें। अब देखें चेंजेस से क्या मुराद है, ये सिर्फ DML की कमांड बात कर रहा हूँ मैं।
DML की। जब आप DTL की कमांड लिखेंगे या DCL की कमांड लिखेंगे तो वो ऑटो कमिट हो। आप DTL की कमांड रोल बैक नहीं कर सकते। जो DML की जो कमांड है ना, लाइक किसी टेबल में आपने डाटा सेव किया है या डाटा चेंज किया है या डाटा डिलीट किया है, आपने डाटा डिलीट कर दिया, उसके बाद अगर आपने कहा यार ये तो गलती हो गई, आप उसको रोल बैक करते हैं तो वो डाटा वापस आ जाएगा। लेकिन अगर आपने डाटा डिलीट करके उसको कमिट कर दिया तो वो डाटा परमानेंट डिलीट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आपने किसी टेबल में डाटा सेव किया है, ठीक है, अगर किसी टेबल के अंदर आपने डाटा सेव किया है, इंसर्ट किया है और उसके बाद आपने उसको कमिट नहीं किया या इंसर्ट करने के बाद रोल बैक कर दिया तो वो डाटा सेव नहीं होगा, वो डाटा खत्म हो जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। कमिट का मतलब है सेव कर दो, रोल बैक का मतलब है इसको अनडू कर दो। अब सेव पॉइंट का मतलब क्या है कि अगर आप बहुत सारी DML की कमांड्स इकट्ठी लिख रहे हैं, आप उसके दरमियान में सेव पॉइंट लगा लेते हैं। लेट्स अज्यूम आप अपनी एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट करें यहाँ से और उधर आपने पहले कमांड लिखी इंसर्ट की, फिर इंसर्ट की लिखी, फिर इंसर्ट की लिखी, 3 आपने इंसर्ट की कमांड लिखी। उसके बाद आपने इधर एक सेव पॉइंट लगा दिया, सेव पॉइंट ए। फिर आपने एक और अपडेट की लिखी, फिर इंसर्ट की लिखी, फिर अपडेट की लिखी। अब आपकी 6 कमांड्स हो गई। आपने इधर लगा दिया पॉइंट बी, फिर आपने इंसर्ट की लगाई, फिर आपने अपडेट की लगाई। अब ये जो 9th स्टेटमेंट जिस पे आप काम कर रहे हैं, आपको पता चलो ओहो ये जो आपकी 7 नंबर वाली कमांड है इसमें तो एरर है, तो आपने गलत लिख दिया है। अब 2 तरीके हैं, या तो अगर आपने सेव पॉइंट ना लगाया तो आप रोल बैक करेंगे तो सारा काम खत्म हो जाएगा, आपको दोबारा सारा से करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपने सेव पॉइंट लगाया होगा, आप लिख देंगे सेव पॉइंट ए, सेव पॉइंट बी, सेव पॉइंट सी के ऊपर जो है ना आप कहेंगे कि रोल बैक कर दो, तो सिर्फ सेव पॉइंट सी से आगे वाला जो काम होगा वो रोल बैक होगा। तो ये काम होता है सेव पॉइंट का, और ये है ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज। ठीक है, तो ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज के बाद थोड़ा सा हम लोग फंक्शंस को देख लेते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस हैं इधर। फंक्शंस आर वेरी वेरी पावरफुल फीचर ऑफ एसक्यूएल एंड PL/SQL कैन बी यूज्ड टू डू द फॉलोइंग। तो फंक्शंस किस लिए यूज़ होते हैं? फंक्शंस परफॉर्म कैलकुलेशन ऑन द डाटा, डाटे के ऊपर कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, डाटे को मॉडिफाई करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, मॉडिफाई इंडिविजुअल डाटा आइटम्स, मैनिपुलेट आउटपुट फॉर द ग्रुप ऑफ रोज, फॉर्मेट डेट एंड नंबर की फॉर्मेटिंग को चेंज करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ रोज के ऊपर काम करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल डाटा के ऊपर काम करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, कैलकुलेशन करने के लिए यूज़ हो सकते हैं, और डाटा टाइप्स को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है ये सारे अभी आपको नहीं समझ आए, मैं आगे जाके आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा जब आप फंक्शंस को, उसकी फंक्शनैलिटी को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो अभी बस ये इसकी डेफिनेशन है, डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद आगे से जाके जो है ना हम लोग उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब फंक्शंस में जब हम जाते हैं तो एक्चुअली जो है ना ओरेकल के अंदर 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं और एक यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस वो होते हैं जो कि जब भी आप ओरेकल इंस्टॉल करेंगे तो उसमें बाय डिफ़ॉल्ट होंगे, ठीक है, वो फंक्शन ऑटोमेटिकली उधर अवेलेबल होंगे और आपको वो फंक्शंस डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये होता है बिल्ट इन फंक्शंस। तो दूसरे जो फंक्शन होते हैं वो है यूज़र डिफाइंड फंक्शंस। यूज़र डिफाइंड फंक्शंस वो होंगे जो आप खुद क्रिएट कर सकते हैं अपनी मर्जी की रिक्वायरमेंट के मुताबिक। लेकिन अभी हम यूज़र डिफाइंड फंक्शंस को नहीं सीखेंगे क्योंकि यूज़र डिफाइंड फंक्शन जो है ना एसक्यूएल के बाद PL/SQL के अंदर आएगा। जब आप PL/SQL सीखेंगे, PL/SQL के अंदर मैं आपको कहूँगा कि आपने यूज़र डिफाइंड फंक्शंस कैसे क्रिएट करने हैं। ठीक है, अभी हम सिर्फ बिल्ट इन फंक्शंस को देखेंगे। अब अगर हम बिल्ट इन फंक्शंस को देखें तो बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर 2 तरह के फंक्शंस होते हैं, एक होता है सिंगल रो फंक्शन और एक होता है ग्रुप फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन क्या है कि एक फंक्शन एक रिकॉर्ड के अगेंस्ट एक रिकॉर्ड रिटर्न करेगा, ठीक है, इसको सिंगल रो फंक्शन कहते हैं। अब अगर आप देखें ग्रुप फंक्शन, तो ग्रुप फंक्शन क्या करता है, मल्टीपल रोज के अगेंस्ट आपको एक रिकॉर्ड रिटर्न करता है। लाइक अगर आपने कहा कि आपके डिपार्टमेंट में सैलरी कितनी है, डिपार्टमेंट के लोगों की सैलरी का टोटल क्या है, तो आप उसके लिए ग्रुप फंक्शन यूज़ करेंगे, तमाम एम्प्लॉयज़ की सैलरी काउंट करके उसका टोटल आपको बता देगा। इस तरह की जो है ना वो ग्रुप फंक्शन होंगे जो कि एक से ज़्यादा रिकॉर्ड्स के ऊपर प्रोसेस करके आपको रिजल्ट देगा। जबकि आपने अगर पूछा कि एक एम्प्लॉय की सैलरी कितनी है, ठीक है, और सैलरी के ऊपर आपने एक फंक्शन लगा दिया उसका उसका बोनस कैलकुलेट कर दो, तो बोनस कैलकुलेट करने का जो फंक्शन है वो पर रिकॉर्ड, पर पर्सन, पर रिकॉर्ड, पर रिजल्ट शो करे। ठीक है, तो ये एक सिंगल रो फंक्शन होते हैं और एक ग्रुप फंक्शन होते हैं जो कि अभी हम लोग देखते हैं। अभी पहले हम लोग सिंगल रो फंक्शन देखते हैं, फिर हम लोग ग्रुप फंक्शन देखेंगे। अब सिंगल रो फंक्शन जो है ना वो भी काफ़ी टाइप्स के हैं। उसमें से हमारे पास करैक्टर फंक्शन है, नंबर फंक्शन है, डेट फंक्शन है, कन्वर्जन फंक्शन है और अदर फंक्शन है।
ठीक है। अब करेक्टर फंक्शन क्या है? करेक्टर फंक्शन करेक्टर को कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। लाइक देखिए, जब आपने डाटा स्टोर किया, आपने डाटा इनिशियल कैपिटल में लिखा, जिसमें कुछ वर्ड स्मॉल है, कुछ वर्ड कैपिटल है। आप कहते हैं मेरा सब कुछ डाटा कैपिटल करके दिखा दो, तो उसके लिए अपर का केस यूज़ होगा। अगर आप कहते हैं आपका सारा डाटा लोअर केस में दिखा दो, तो लोअर का यूज़ होगा, रिगार्डलेस ऑफ कि किस तरीके से डाटाबेस में स्टोर है। अगर आप अपर या केस या लोअर केस नहीं लगाते, तो जिस तरीके से डाटाबेस में स्टोर होगा उसी तरीके से दिखाएगा। जिस तरीके से क्या बना रहा है, समटाइम कोई इनिशियल कैपिटल होता है, कोई लफ्ज़ बड़ा होता है, कोई छोटा होता है। तो अगर आप ये फंक्शन नहीं लगाएंगे, करेक्टर फंक्शन अपर या लोअर या इनिशियल कैपिटल का, तो जिस तरीके से स्टोर होगा उसी तरीके से आपको डाटा दिखाएगा। लेकिन अगर आप अपर का फंक्शन लगा देते हैं, तो सारे कॉलम्स आपको कैपिटल में दिखाएगा। अगर आप लोअर का लगा देते हैं, तो सारे जो है ना आपको स्मॉल कैप में दिखाएगा। और अगर आप इनिशियल कैपिटल का लगाते हैं, तो सारे के सारे आपको स्मॉल कैपिटल में दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास लेंथ का फंक्शन है। लेंथ का फंक्शन आपको उसकी लेंथ बताएगा कि उसके कॉलम की कितनी लेंथ है। लेंथ के बाद सब स्ट्रिंग का फंक्शन है। सब स्ट्रिंग का फंक्शन जो है ना, उसकी सब स्ट्रिंग, उसकी स्ट्रिंग को कन्वर्ट करके बताए। उसमें से एक स्ट्रिंग है, उसमें से कुछ पोर्शन आपने काटना है, वो आपको काट के बताएगा। ठीक है। इन स्ट्रिंग के बाद, सब स्ट्रिंग के बाद आपके पास जो नेक्स्ट फंक्शन है वो है इन स्ट्रिंग का। इन स्ट्रिंग जो है ना बताएगा कि लाइक किसी नाम के अंदर किसी स्पेसिफिक जो है ना वर्ड की कौन सी पोजीशन है। ठीक है। एल डैप और आर डैप जो है ना, ये लेफ्ट और राइट के ऊपर जो है ना इसको फिल करेगा किसी स्पेसिफिक सिंबल के साथ कुछ सर्टन अमाउंट तक जो है ना करेक्टर्स को। ये भी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है। ये सारे के सारे जो है ना वो सिंगल रो करेक्टर फंक्शन है। ठीक है। सबसे पहले आप करेक्टर फंक्शंस को देख लें, सिंगल रो को। उसके बाद जो हमारे पास आता है सिंगल रो के अंदर न्यूमेरिक फंक्शन है। न्यूमेरिक फंक्शंस क्या होते हैं? ये क्या है, राउंड वैल्यू में कन्वर्ट कर सकते हैं। न्यूमेरिक फंक्शन के अंदर बेसिकली तीन जो है वो मेजर फंक्शन आते हैं। एक राउंड फंक्शन है, एक ट्रंकेट फंक्शन है, और एक है मोड फंक्शन। तो राउंड का फंक्शन क्या है कि इस वैल्यू में से राउंड करने के लिए, राउंड से क्या मुराद है, अगर उसके लाइक आगे जो 5 से आगे है, डेसिमल के आगे जो वैल्यू है वो 5 से ऊपर है, तो उसको अपर ले जाएगा, 5 से नीचे है तो उसको लोअर कर देगा। अब ये अगर आपने राउंड करेंगे, आप सिंपल सेलेक्ट राउंड करते हैं, तो आपने लिखा है 79.87, तो इसको अगर राउंड करेंगे तो ये 80 हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने ये दो डेसिमल नहीं लगाया, अगर आप ये दो नहीं लगाते तो फिर ये इसको 80 कर देगा। अगर आपने ये दो लगा दिए, तो ये दो के बाद वाला आगे से करेगा। लाइक अब ये क्या करेगा, इधर इसको 88 कर देगा, क्योंकि 87 से अगला अगर राउंड करो तो ये 88 बन जाएगा। इसको राउंड करेगा। आप जितने मर्जी डेसिमल्स लगा सकते हैं, 2 3 5, जितने जहाँ से आपने उसको राउंड करना है, या माइनस। अगर आप माइनस लगा देते हैं तो वो राउंड इस साइड से करना शुरू करेगा, ये डेसिमल पॉइंट से लेफ्ट साइड के ऊपर। ठीक है। तो ये राउंड का है। ट्रंकेट क्या करेगा, ये रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऊपर से उस वर्ड को उड़ा देगा। अगर मैं इधर से ट्रंकेट करूं और मैं ट्रंकेट कर दूं सिंपल, तो ये वाला जो डॉट के आगे वाले ये तीन वर्ड्स हैं ये उड़ा देगा। अगर मैं ट्रंकेट करके ये दो डेसिमल कर दिए, तो ये 87 रहेगा, उससे आगे वाला 9 उड़ा देगा। ठीक है। इस तरीके से आप जो है ना राउंड और ट्रंकेट को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास मोड का फंक्शन आता है। मोड क्या करेगा, इसको डिवाइड करेगा इसके साथ, और जो रिजल्ट आएगा वो आपको दिखा देगा। ठीक है। ये सिंपल आपको उसका रिमाइंडर जो है ना, रिमाइंडर वो शो करने के लिए। तो ये है आपके पास न्यूमेरिक फंक्शन। अब न्यूमेरिक फंक्शन के बाद आए तो हमारे पास डेट फंक्शन होते हैं। सम टाइम आपने किसी डेट के ऊपर कोई प्रोसेसिंग करनी है, कोई एक्शन करना है, उसके लिए जो है ना हमारे पास डेट फंक्शन यूज होते हैं। तो ये भी सिंगल रो फंक्शन है। डेट में है ऐड मंथ्स। अगर आप किसी एक डेट के अंदर मंथ्स ऐड कर दें, तो उतने महीने उसके अंदर ऐड करके आपको डेट बता देगा। लाइक आपने उसकी हायर डेट के अंदर 10 ऐड किए, तो हायर डेट के अंदर 10 महीने ऐड करके आपको जो डेट आएगी वो बता देगा। ठीक है। अगर हायर डेट के अंदर आपने 60 किया, तो इसका मतलब उसकी डेट के अंदर 60 महीने जो है ना वो ऐड करके दिखा देगा, मीन 5 ईयर्स ऐड करके दिखा देगा। अब दूसरी जो सिंगल रो फंक्शन डेट का वो है मंथ्स बिटवीन। दो डेट्स के दरमियान कितने महीने गुजर गए वो आपको बता देगा। अगर आप मंथ्स बिटवीन का फंक्शन यूज़ करते हैं, तो आपको बताएगा कि इस डेट से इस डेट के दरमियान में जो है ना कितने महीने गुजरे। अब ये है सिस डेट। सिस डेट जो है ना, ये बेसिकली आपके पास एक डमी कॉलम है जो कि सिस्टम की करंट डेट बताएगा।
जो सिस्टम आपका सर्वर चल रहा है उस सर्वर के ऊपर जो डेट फिक्स होगी वो डेट आपको दिखाने के लिए सिस्टेट होगा। और अगर मैं सिलेक्ट मंथ्स बिटवीन सिस्टेट एंड हाई डेट करूँ, इसके दरमियान में जितने महीने बनते होंगे ना वो मुझे दिखा देगा। ठीक है, तो ये आपने सबसे इसमें क्या हमें बता देगा कि इसकी कितने महीने की सर्विस है आपकी कंपनी के अंदर। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास आता है लास्ट डे। अगर किसी मंथ का या किसी डेट का देखना है कि उस महीने का आखिरी दिन क्या है, उसके लिए हम लास्ट डे का फंक्शन यूज करेंगे। ठीक है, सेलेक्ट लास्ट डे फ्रॉम दिस डेट फ्रॉम डुअल। तो जो है ना ये आपको क्या करेगा कि उस महीने का आपके सिस्टम से आज की महीने इस करंट मंथ का लास्ट डेट निकालेगा। अच्छा, अभी ये डुअल का वर्ड जो है ना ये क्या है। अब देखें, जब भी आपने सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है, सिलेक्ट आगे आप कुछ भी लगाएंगे, उसके आगे आपने फ्रॉम और टेबल का नाम लगाना है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपके पास टेबल नहीं होता, आपने किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है विदाउट किसी टेबल के। उसके लिए हम ये एक टेबल करते हैं डुअल। डुअल का मतलब है एक डमी टेबल। ये टेबल डाटाबेस में आप जब क्रिएट कर रहे हैं उसमें नहीं होगा। ठीक है, ये उसकी जो है ना बिल्ट इन रेपोजिटरी के अंदर होगा ओरेकल की डाटाबेस की। तो ये डुअल के टेबल में जब आपने सिस्टेट यूज़ करनी है, आपका टेबल का नाम नहीं है और आपने फंक्शन यूज़ करना है, तो फिर आपने जो है ना वो अपना इसके साथ लगाना है डुअल। ठीक है, अब हम लोग इस वक्त सीख रहे हैं फंक्शन। जब भी आपने कोई भी फंक्शन यूज़ करना है, सबसे पहले आपने सेलेक्ट स्टेटमेंट लगाई, उसके बाद आपने फंक्शन का नाम लगाया। ठीक है, और उसके ब्रैकेट में आपने जो भी उसको पैरामीटर्स हैं वो देने हैं, तो फिर वो फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तो ये हो गया हमारे पास डेट फंक्शन सिंगल रो का। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास कन्वर्जन फंक्शन है। कन्वर्जन फंक्शन यह है कि आप किसी एक डाटा टाइप को किसी दूसरी डाटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहते हैं। अब अगर हम देखें सिलेक्ट टू चार सिस डेट को इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दे, तो ये जो सिस्टम की करंट डेट होगी ये उसका फॉर्मेट चेंज करके आपको करेक्टर में दिखा देगा। लाइक DTMMRR, तो ये 2 DD दिखाएगा, 2 डेट के, लाइक 11 12 13 इस तरीके से, और MM भी 2 दिखाएगा। ठीक है, मंथ के 9 10 11 12, और RR भी इस तरीके से 2 डिजिट दिखाएगा। HH आवर्स, MI मिनट्स। तो ये एक करेक्टर स्ट्रिंग में जो है ना वो इस तरीके से दिखा देगा जिस तरीके से आप चाह रहे हैं। इसी तरीके से आप न्यूमेरिक वैल्यू को भी जो है ना वो कन्वर्ट कर सकते हैं करेक्टर में। तो अब ये जिसका कन्वर्जन है ये न्यूमेरिक को डेट को करेक्टर में कन्वर्ट करेगा, टू चार का फंक्शन, और जो है ना टू चार का फंक्शन न्यूमेरिक वैल्यू को जो है ना वो भी करेक्टर में कन्वर्ट करेगा। किसी डेट या न्यूमेरिक वैल्यू को अगर करेक्टर में कन्वर्ट करना है, आपके पास टू चार का फंक्शन होगा। इसी तरीके से हमारे पास टू नंबर का फंक्शन है। टू नंबर का फंक्शन ये है कि किसी भी नंबर को जो नंबर में उसको नंबर में कन्वर्ट कर दे। और टू डेट का मतलब है किसी भी चीज़ को, टेक्स्ट को, स्ट्रिंग को डेट में कन्वर्ट कर दे। अब इनको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखते हैं आगे साथ साथ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। अब हमारे पास आ जाते हैं ग्रुप फंक्शन। ग्रुप फंक्शन के अंदर जो है हमारे पास 5 मेजर फंक्शन हैं: सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ग्रुप फंक्शन बेसिकली किस लिए यूज़ होते हैं। ग्रुप फंक्शन मल्टीपल रोज के ऊपर जो है ना वो प्रोसेस करके एक रिजल्ट शो करता है। जिस तरह मैंने कहा सिलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम AMP। अब AMP के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनकी सैलरी का टोटल आपको बताना है। ठीक है, उसके बाद ये है कि ग्रुप फंक्शन के साथ आप इसके साथ ग्रुप बाय क्लास लगा सकते हैं किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के ऊपर देखने के लिए। लाइक आपने क्या किया, सिलेक्ट सम सैलरी का टोटल दिखा दो फ्रॉम AMP ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर। तो इसको डिपार्टमेंट नंबर पे ग्रुप कर दे, तो ये क्या करेगा, हर डिपार्टमेंट की सैलरी का टोटल दिखाएगा। ठीक है, ग्रुप बाय जो सा है उसके अंदर एक और कॉलम ऐड कर देगा उसके साथ इसका डिपार्टमेंट नंबर का। अब ये जो मैंने कमांड लिखी है ना, देखें ये कमांड गलत है। ये जो इस एग्जाम्पल में मैंने अभी कमांड लिखी है ये गलत है, क्योंकि जब भी आपने ग्रुप बाय लगाना है या आपने ग्रुप कमांड लगानी है या ठीक है, तो आपको जो कॉलम आपने ग्रुप बाय लगाना है वो इसके अंदर होना चाहिए। लेकिन जो उस कॉलम के ऊपर आपका कोई फंक्शन नहीं लगेगा। ठीक है, तो इसमें ये कमांड अगर आपने लिखनी है तो ये ठीक कैसे होगी, इसके आप लिखते हैं डिपार्टमेंट नंबर को इधर से उठाएं, तो पहले इधर सेलेक्ट करके डिपार्टमेंट नंबर कोमा लगा कर ये लिखते हैं, या ये सम सैलरी लिख के उसके बाद कोमा लगा कर डिपार्टमेंट नंबर लिख दें, तो ये स्टेटमेंट आपकी ट्रू होगी। ये इसलिए है कि जितने कॉलम्स के ऊपर आपने ग्रुप करना है उतने कॉलम्स आपके इधर होने चाहिए। तो जब आप ग्रुप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो या तो आपके पास कॉलम ग्रुप बाय के अंदर होगा तो इधर आएगा, अदरवाइज उसके साथ कोई ग्रुप फंक्शन लगेगा तो इधर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, क्योंकि या तो ग्रुप बाय पे वो चलेगा, अदरवाइज ये होगा कि आप भी जो है ना रोज़ मिसमैच हो जाएंगे।
आप क्योंकि जो कॉलम है नॉर्मल विदाउट ग्रुप फंक्शन की वो सिर्फ एक रिकॉर्ड के बेस पे एक वैल्यू शो रिटर्न करेगा, और इधर आपने बाकियों के साथ ग्रुप फंक्शन लगाया हुआ है तो मिसमैच हो जाएगा, तो वो आपका जो है ना वो एरर आ जाएगा। तो ये चीज़ आपने समझनी है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एवरेज। एवरेज में इसी तरीके से एवरेज सैलरी कैलकुलेट करेगा, मिनिमम सैलरी मिनिमम सैलरी का निकाल के दिखाएगा, और मैक्सिमम सैलरी दिखाएगा। और काउंट जो है ना वो उसके अंदर काउंट करेगा। लाइक अगर आप सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी करते हैं तो एम्प्लॉय के टेबल के अंदर जितने भी लोग हैं डाटा है वो सारे का सारे का काउंट दिखा देगा। लाइक 5000 2000 300 200 जितने लोग हैं। अगर आप इसी तरीके से सिलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर कर देंगे तो आपको बताएगा ईएमपी के बाद आपने डिपार्टमेंट नंबर लगाया कोमा करके, उसके बाद फ्रॉम ईएमपी ग्रुप बाय डिपार्टमेंट नंबर किया तो हर डिपार्टमेंट के अंदर जितने जितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका काउंट बता देगा। तो ये आज ये अभी सारे जो है अभी हम लोगों ने सिंगल रो फंक्शन और ग्रुप फंक्शन को किया। आज के लिए बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो उसको कमेंट कर दें। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग जो है ना थोड़ा सा हैंड्स ऑन करते हैं। हैंड्स ऑन जो है ना मैं करूँगा एसक्यूएल डेवलपर के ऊपर, और एसक्यूएल डेवलपर के साथ कैसे कनेक्ट करना है, एसक्यूएल डेवलपर पे कैसे काम करना है, इसका थोड़ा बहुत आइडिया जो है ना वो मैंने आपको प्रीवियस एपिसोड में दे दिया। अच्छा, अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखी तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप पहले जाके प्रीवियस एपिसोड देखें, ओरेकल की डेटाबेस और एसक्यूएल डेवलपर को इंस्टॉल करें, और जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ उस तरीके से आप प्रैक्टिस करें। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो आप फॉरन में से पूछें ताकि मैं उसको नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है ना आपके लिए क्लियर कर दूँ। एनी हो, ये एसक्यूएल डेवलपर है, एसक्यूएल डेवलपर के साथ मैं कनेक्ट कर लिया, ठीक है। अब सारी की सारी जो है ना वो कमांड्स मैंने इधर लिखनी है। अच्छा, मेरे पास जो है ना माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर मैंने ये एक डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, इसके अंदर जो है ना वो मैंने सारी की सारी कमांड्स लिखी हुई हैं जो कि मैंने ज़्यादा अपने जो है ना इस कोड के अंदर यूज़ करनी है। तो आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने ड्रॉप बॉक्स पे इसको रखा है, और इसका लिंक जो है ना वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। और उसके अलावा जो है ना ये सारी की सारी कमांड जो हैं ये मैं डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। आप इन कमांड्स को उधर से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप खुद लिख के इसको समझने की कोशिश करें। एनी हाउ, ये मैं एसक्यूएल डेवलपर से कनेक्ट किया है, और ये मेरे पास कमांड्स है, मैं इधर से कॉपी पेस्ट कर लूँगा ताकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम जो है ना वो आपका अपना ना वेस्ट करूँ कमांड्स लिखने में, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन सारा अच्छे तरीके से करता हूँ। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ कमांड को। ये क्रिएट टेबल की कमांड है, ये लास्ट लेक्चर में भी मैंने आपको बताई थी। तो क्रिएट टेबल पहले लिखना है और उसके बाद टेबल का नाम लिखना है। इसका मतलब ये है कि मैं सिस्टम को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, डेटाबेस को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि एक टेबल क्रिएट करो, उसका नाम एम्प्लॉय है। उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस का मतलब है कि इसके आगे से टेबल की डेफिनेशन स्टार्ट होगी, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय नंबर एक कॉलम का नाम है, और नंबर उसकी डाटा टाइप है, और 10 जो है ना उसके डिजिट्स हैं, उसका साइज़ है कि कितना आपने साइज़ रखना है। साइज़ आप इसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, या 38 तक नंबर की जो है ना वो लिमिट होती है। और करैक्टर जो वारचर 2 है, वारचर 2 के अंदर क्या है, आप करैक्टर स्टोर कर सकते हैं, और नंबर के अंदर सिर्फ न्यूमेरिक स्टोर होगा, ठीक है। तो इसमें यह है कि 4 की रेंज तक जो है ना आपका वैल्यू स्टोर हो सकते हैं अगर आपने इसका साइज़ 4 रखा है तो। 4 की रेंज से क्या मुराद है, 1 2 3 4, चार डिजिट्स इसको एक्सेप्ट करेगा, 5वां नहीं करेगा, ठीक है। ये आपको ज़हन में रखना है, ये इसका साइज़ है। उसके बाद मैंने इसमें लिख दिया प्राइमरी की। अच्छा, प्राइमरी की जो है ना वो मैंने इधर इसलिए लगाई है कि एक नॉर्मली क्या है कि हर टेबल के अंदर, ख़ासतौर पर मास्टर टेबल के अंदर, एक प्राइमरी की लाजमी होती है। प्राइमरी की का मतलब क्या है, जिस कॉलम के ऊपर प्राइमरी की होगी उसके अंदर 2 चीज़ें ऐड करेगा। एक चीज़ तो ये होगी कि इसके अंदर कोई भी नंबर डुप्लीकेट नहीं हो सकता। दूसरी जो इसमें चीज़ होगी, कोई नंबर खाली नहीं हो सकता। इस तरह आप अगर किसी क्लास में जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट के ऊपर आप स्टूडेंट के रोल नंबर के ऊपर आप प्राइमरी की लगा देंगे। इसका मतलब है कि स्कूल में कोई भी बच्चा ऐसा एडमिट नहीं होगा जिसका रोल नंबर ना हो, क्योंकि रोल नंबर तो हर एक को साइन होगा, और कोई ऐसा बच्चा नहीं होगा जिसके रोल नंबर 2 हो, डुप्लीकेट हो। इसलिए आप जो है ना उसके रोल नंबर के ऊपर प्राइमरी की लगा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं ईएमपी का टेबल क्रिएट कर रहा हूँ जो कि एम्प्लॉय का टेबल है। एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मैं कहता हूँ कि जो एक एम्प्लॉय का नंबर है वो डुप्लीकेट ना हो और ख़ाली भी ना कुछ छोड़े, ठीक है। उसको मस्ट एंटर करना है एम्प्लॉय नंबर।
तो मैं इसके ऊपर प्राइमरी की लगा दूंगा। अच्छा, प्राइमरी की कंस्ट्रेंट है, जो कंस्ट्रेंट्स को हम लोग ज़रा डिटेल से आगे जाके पढ़ेंगे, मैं आपको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अभी सिर्फ आप इसको इतना ही समझें कि अगर आप प्राइमरी की लगाएं तो इस कॉलम के ऊपर डुप्लीकेट वैल्यू नहीं एंटर करने देगा और खाली भी नहीं छोड़ने देगा। अगर मैं चाहूँ तो इसको ना भी लगाऊँ, ठीक है, ये मस्ट नहीं है कि मैं इसकी प्राइमरी की लगाऊँ। सबसे पहले तो आपको ये बात समझनी है, ठीक है। मैं लेट्स अज्यूम अभी प्राइमरी की इसमें से ख़त्म कर देता हूँ, आप प्राइमरी की ख़त्म भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है, तो मैंने कहा आपको थोड़ा सा बता दूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। अच्छा, ये मैंने एम्प्लॉय नंबर लिख लिया, एम्प्लॉय नंबर लिख लिया और उसका साइज़ लिख लिया। अच्छा, साइज़ मैंने इधर 4 लिखा है। अगर 4 मैं नहीं लिखता नंबर के अंदर तो वो बाय डिफ़ॉल्ट उसका साइज़ होता है 38 करैक्टर वो ले लेता है, ठीक है। आप अगर नंबर लिख रहे हैं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, इधर साइज़ ना भी लिखें तो चलेगा। लेकिन आप जब आपके पास आता है वार्चर टू के अंदर साइज़ लिखना लाजमी है। इसकी लिमिट जो है ना डिपेंड करता है कि कौन सी डेटाबेस आप यूज़ कर रहे हैं। 21C है, 19C है, 18C है, 9i 10G, तो डिफरेंट डेटाबेसेस हैं, तो उसमें उसकी लिमिट में फ़र्क हो सकता है। तो वार्चर टू जो है ना वो मेरा ख्याल है 5000 तक सपोर्ट करता है। तो बहरहाल आप देख लें, अभी तो हम 50 40 30 इतना फ़िलहाल बहुत होता है, हमें बहुत ज़्यादा लिखने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। तो नंबर में चाहें तो आप ना लिखें, ठीक है, फिर भी चल जाता है। लेकिन वार्चर टू में ऐसे नहीं होगा। वार्चर टू में आपको साइज़ हर सूरत में देना ही देना है। अगर आप साइज़ नहीं देंगे तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एरर दे देगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया, आपने टेबल क्रिएट किया, टेबल का नाम रखा, उसके बाद ओपनिंग पैरेंथेसिस लगाई। इसका मतलब ये है कि यहाँ से इसकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। उसके बाद इधर आपने कॉलम का नाम लिखा। आप कॉलम का नाम कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपके जेहन में आता है। नॉर्मली क्या होता है कि जब हमने किसी कंपनी का सॉफ्टवेयर बनाना है, किसी कंपनी का सोल्यूशन डेवलप करना है, तो हम उसके टेबल्स की नॉर्मलाइजेशन करते हैं। हम देखते हैं कि कस्टमर को कौन कौन से कॉलम्स की ज़रूरत है। तो वो जब हम एनालिसिस करके जो कॉलम्स का एक स्ट्रक्चर डिफाइन करते हैं, उसमें हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं, ठीक है। तो आप इधर से डिसाइड करेंगे कि कौन कौन से कॉलम्स रखने हैं। तो वो अगर आपको उसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से समझना है तो वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, RDBMS का, जो कि हम फिलहाल नहीं फोकस कर रहे हैं। लेकिन चूंकि ओरेकल RDBMS है, आप अगर आपको उसके बारे में पता होगा तो वो अच्छा है, दैट्स वेरी गुड। एनी हाउ, ये जो है ना हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल का नाम रखा। उसके अंदर हमने क्या रखा, एक कॉलम एम्प्लॉय नंबर और उसकी डाटा टाइप हमने रख दी नंबर। इसके बाद हमने कॉमा लगा दिया। कॉमे का मतलब जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि इधर एक कॉलम की डेफिनेशन खत्म हो गई, अगले कॉलम की डेफिनेशन इसके आगे से स्टार्ट हो रही है। अगले कॉलम की डेफिनेशन, अगला का नाम मैंने रखा ई नेम, उसकी डाटा टाइप रखी वार्चर, फिर मैंने उसका साइज रखा 50, फिर मैंने कॉमा लगाया। इसका मतलब है कि अगले कॉलम की डेफिनेशन स्टार्ट हुई है। अच्छा, अगर मैं इधर कॉमा नहीं लगाऊंगा दो कॉलम्स के दरमियान में तो मुझे एरर दे देगा। यह आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, दो कॉलम के दरमियान में कॉमा हर सूरत में होना चाहिए। हाँ, लेकिन जो लास्ट कॉलम होगा उसके बाद आप कॉमा नहीं लगाएंगे, ठीक है। ये भी आपको चीज़ ध्यान में रखनी है क्योंकि लास्ट कॉलम के बाद आप कॉमा लगाएंगे तो वो भी एरर दे देगा। अब ये जो कमांड है एसक्यूएल की कमांड, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ये चाहूँ तो मैं एक ही स्टेटमेंट में भी लिख सकता हूँ, चाहे तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है। एक लाइन के अंदर इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो चाहूँ तो मैं इसको सेपरेट लाइन पे भी लिख सकता हूँ। तो नॉर्मली सेपरेट लाइन में इसलिए लिखते हैं ताकि आपको पढ़ने में, रीड करने में आसानी हो और आप उसको ट्रैक करने में आसानी हो, क्योंकि एक लाइन में होगा ना तो काफ़ी लंबा कोड हो जाएगा। तो ये मैंने एक टेबल बनाया, टेबल क्रिएट टेबल का नाम, कॉलम का नाम, कॉलम की डाटा टाइप और फिर कोमा लगा दिया, ठीक है। तो ये मैंने दो कॉलम इसमें ऐड किए। तीसरा कॉलम है SAL का। SAL भी हो सकता है और सैलरी भी हो सकता है, जो भी आपने नाम रखना है। अब सैलरी का मैंने नंबर रखा। अब नंबर के साथ आप ये देखें 10,2 आ रहा है। 10,2 का क्या मतलब है? 10,2 का मतलब है, 10 का मतलब है प्रिसीजन, 2 का मतलब है स्केल। इसका मतलब यह है कि टोटल इसके अंदर जो है ना 12 जो है वो डिजिट अलाउ करेगा, जिसमें से दो जो है ना डेसिमल के बाद होंगे। तो 2 डेसिमल पॉइंट्स जो है ना आप इसमें रखना चाह रहे हैं, उसके लिए आप ये लाइक 12.2 लगा देंगे, ठीक है। तो ये टेबल को मैंने सारे को सिलेक्ट किया और मैंने इसको कर लिया एग्जीक्यूट। अब जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो मुझे ये नीचे मैसेज आ रहा है टेबल एम्प क्रिएटेड। तो इधर मुझे जो है ना वो तमाम का तमाम जो है ना वो मैसेज दिखाएगा कि कौन सा क्या क्या काम हो रहा है। अगर मैंने कुछ इसको हिस्ट्री को, आउटपुट को क्लियर करना है तो क्लियर का बटन है, इस पर मैं लगा के इसको क्लियर भी कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये सबसे पहले मैंने एक टेबल क्रिएट कर लिया। अब ये मेरे पास कमांड लिखी हुई है, मैं नीचे नीचे और भी काम कर सकता हूँ ताकि मेरी कमांड इसके अंदर बफर मिले, जिसको मैं सेव भी कर सकता हूँ या मैं इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। ठीक है, एक टेबल मैंने क्रिएट कर लिया। अब लेट्स से जो अगर मैंने इस टेबल को चेंज करना है तो मैं इसके अंदर एक कॉलम ऐड करना है। तो ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, क्रिएट टेबल EMP ऐड MGR। देखें ये पहले टेबल के अंदर MGR का कॉलम नहीं है। अच्छा, अगर मैंने इसका स्ट्रक्चर देखना है तो मैं इधर अपनी डेटाबेस पे जाके, टेबल्स पे जाके, तो ये मैं EMP के टेबल के अंदर देख सकता हूँ कि कौन कौन से कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर मैंने इसके अंदर MGR का कॉलम नहीं है, मैंने MGR का कॉलम ऐड करना है, इसको मैंने सेलेक्ट करके ये किया तो एक और मैंने कॉलम ऐड कर दिया। इधर मुझे दिखा रहा है टेबल EMP ऑल्टर्ड, इसके अंदर एक MGR का कॉलम इसने ऐड कर दिया। अगर मैंने इसको देखना है इधर से तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, इसके अंदर ये एक और MGR का कॉलम आ गया। ठीक है, जिसका साइज है नंबर। इस तरीके से अगर आपके पास ऑलरेडी एक टेबल क्रिएट हो और उसके अंदर आपने एक कॉलम ऐड करना है तो आप कॉलम ऐड कर सकते हैं। अब ये है कि इसके अंदर से अगर मैंने इस कॉलम का ई नेम का साइज जो है वो पहले 50 है, पहले मैंने ई नेम का साइज 50 रखा था। अब लेट्स से जो मैंने 100 रखना है, इसको मैंने चेंज करके 100 करना है। मैंने कहा यार 50 तो थोड़ा है, इसको मैं 100 कर दूँ, तो मैं इसको जाके चेंज कर दूँगा, तो ये इसको 100 कर दिया। ठीक है, अब एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि जब आप कॉलम की डाटे की विड्थ बढ़ा रहे हैं ना तो उसमें इतना इशू नहीं होता, लेकिन जब आप कम कर रहे हो ना उसमें अगर कॉलम में डाटा होगा ना तो वो नहीं करने देगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब इसका साइज मैंने बढ़ा दिया। आप ये अगर किसी भी टेबल के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करें ना तो ये टेबल की सारी जो है ना वो डिटेल आपको इधर से दिखा रहा है। ठीक है, टेबल पे आपने इधर से जाके क्लिक करेंगे तो इसके कॉलम्स दिखा रहा है, उसकी डाटा टाइप दिखा रहा है और उसका नॉलेबल और नॉट नॉलेबल दिखा रहा है। ठीक है, और ये डाटा टाइप के साथ इसका साइज भी दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये इसका इस वक्त 100 दिखा रहा है। तो ये जो है ना हमारे पास उसका टेबल का हो गया क्रिएट करने का, जो कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था। अब मैं इस टेबल को ड्रॉप भी कर सकता हूँ, ट्रंकेट भी कर सकता हूँ। जो ट्रंकेट टेबल है वो उस टेबल को जो है ना वो क्लियर कर देता है। एनी हो, अब इस टेबल के अंदर लेट्स अज्यूम हमने डाटा एंटर करना है, तो डाटा एंटर करने के लिए ये कमांड मेरे पास यूज़ हो रही है इंसर्ट की। अगर किसी टेबल के अंदर आपने डाटा एंटर करना है तो आपने इंसर्ट यूज़ करना है। अब ये एम्प्लॉय का टेबल है, इसमें 1 2 3 4 5 6 कॉलम है। ठीक है, और मैं इधर कितने एंटर कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 जो है ना इसमें एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले मैं इसको कमांड को रन करता हूँ तो ये एरर देगा और मुझे पता क्यों एरर देगा। ठीक है, ये इसने एरर दे दिया। अब इसका एरर क्या है, ये जो कॉमा है ना मैंने वर्ड की फाइल से जो कॉपी किया, ये कॉमा ठीक नहीं है। इस कॉमे को ना मैं इसकी जगह पे दूसरा कॉमा लगा देता हूँ, जो कि आपके कीबोर्ड से आप इसको लगा दें। तो इसके बाद आप इसको चूज़ करके जब इसको रन करेंगे तो ये आपके डाटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड उसने एंटर कर दिया। अब ये रिकॉर्ड आपने कैसे देखना है, अगर आप एम्प्लॉय के टेबल के ऊपर 2 दफ़ा क्लिक करें तो इधर इसकी सारी की सारी डिटेल आ रही है, इधर लिखा हुआ है डाटा। अगर आप डाटा पे क्लिक करें तो इसमें दिखा रहा है कि इसमें कौन सा डाटा है। ठीक है, किसी भी टेबल का एसक्यूएल के अंदर जो आपने डाटा देखना है तो आप इधर से देख सकते हैं एसक्यूएल डेवलपर के अंदर। तो ये हमने इसके अंदर एक रिकॉर्ड एंटर कर दिया। अब इसमें क्या है कि इस टेबल के अंदर जितने कॉलम हैं 1 2 3 4 5 6 की वैल्यू तो मैंने इसके अंदर एंटर कर दी तो हो गई। अगर मैंने इसका फॉर एग्जांपल नंबर 2 एंटर कर दिया और मैं 6 के बजाय तो 5 वैल्यूज ऐड करता हूँ लेट्स अज्यूम। ठीक है, अब कितनी वैल्यूज हैं, 1 2 3 4 5। अब मैं इसको रन करने की कोशिश करूँगा तो 5 वैल्यूज नहीं दिखाए एंटर करने देगा क्योंकि इसके अंदर 6 है। अगर मैंने इधर मैं कहता हूँ जिधर मैं 7 कर दूँ, ठीक है, तो इसमें भी नहीं करने देगा। क्योंकि नहीं, क्योंकि उधर तो 6 है, तो 6 है तो 6 ही एंटर कर सकता हूँ। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। अब ये इंसर्ट की कमांड थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। जब आपने टेबल में डाटा इंसर्ट करना है, पहले आपने लिखना है इंसर्ट, उसके बाद आपने लिखना है इनटू। इंसर्ट इनटू का मतलब है डाटा ऐड करो, एंटर करो न्यू डाटा इस टेबल के अंदर, टेबल का नाम लिखना है। उसके बाद आपने लिखना है वैल्यूज़, कि ये वाली वैल्यूज़ आपने डालनी है और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर आपने वैल्यूज़ लिखनी है। अब जब आप ब्रैकेट में वैल्यूज़ लिख रहे हैं तो जो नंबर होगा वो सिंगल कोट के बगैर होगा, जो करैक्टर होगा वो सिंगल कोट के अंदर होगा, और हर कॉलम के दरमियान आपने कॉमा लगाना है एज ए कॉलम सेपरेटर के तौर पे। ठीक है, इस तरीके से जो है ना ये रिकॉर्ड आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। अब मैं जब इसको रन करता हूँ, अब रिकॉर्ड एंटर हो गया क्योंकि 6 की 6 वैल्यूज़ थी। अब अगर मैं इसमें जाके देखूँ एम्प्लॉय के टेबल के अंदर, एम्प्लॉय के टेबल के अंदर मुझे डाटे को मैं इधर से रिफ्रेश करता हूँ
ठीक है, ये शायद थोड़ी देर में आएगा, तो इसको हम जाके देखते हैं। ये रिकॉर्ड एंटर हो गया, इसको बाद में देखते हैं। तो ये थोड़ा सा जो है ना उसको रिफ़्रेश करने के अंदर, अगर डाटा आपका सेव नहीं हुआ तो आप कमिट कर सकते हैं। कमिट का मतलब है सेव करो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो है ना ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज है। अब मैं इसको कमिट करके अब मैं ज़रा इसको जाके देखता हूँ अब इसमें डाटा आया कि नहीं आया। अच्छा, इधर से मैंने रिफ़्रेश करना था, और ये रिफ़्रेश का बटन है, सॉरी, टेबल का स्ट्रक्चर रिफ़्रेश करना है या डेटाबेस ऑब्जेक्ट का, तो इधर से करेंगे, और डाटे का रिफ़्रेश करें तो ये बटन है रिफ़्रेश का। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इंसर्ट कर सकते हैं उधर से, यहाँ से आप इंसर्ट कर सकते हैं, या अगर आप ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू बगैर किसी कमांड का इंसर्ट करना चाह रहे हैं तो ये प्लस का बटन है, आप इसके थ्रू भी इंसर्ट कर सकते हैं। इधर से जाके डायरेक्टली आपने इसका फॉर एग्जांपल नंबर लिखा, इसका नाम लिखा फॉर एग्जांपल अली, और आपने इधर की इसकी वैल्यू लिखी, तो ये आपकी एक वैल्यू सेव हो गई। इसके ऊपर प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये कमिट हो जाएगा। आप यही काम कमांड के थ्रू एसक्यूएल लिख के भी कर सकते हैं एसक्यूएल डेवलपर के अंदर, ठीक है, और यही काम आप जो है ना वो इधर से ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के थ्रू भी कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने इसके अंदर एक डाटा स्टोर कर लिया। अब इन तीनों के अंदर मैंने वैल्यूज़ ऐड नहीं की, ठीक है, इन तीनों के अंदर मैंने वैल्यूज़ ऐड की हैं, तो ये मेरा जो है ना एक और उसमें कॉलम ऐड हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने कमांड के थ्रू जो है ना वैल्यूज़ ऐड करनी है सिर्फ 3 कॉलम्स के अंदर, ठीक है। मैं कहता हूँ एम्प्लॉय नंबर, नेम, सैलरी और कमीशन, मैंने सिर्फ ये 4 कॉलम में ऐड करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये एम्प्लॉय के बाद जाके मैं इधर लिखूँगा फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय नंबर, उसके बाद मैंने लिखा है ई नेम, उसके बाद मैंने लिख रहा है सैलरी और डिपार्टमेंट नंबर। ये मैंने जो जिस कॉलम के अंदर, अगर आपने किसी स्पेसिफिक कॉलम के अंदर डाटा एंटर करना है तो मैंने सिर्फ उन कॉलम्स का नाम लिख दिया, 1 2 3 4 का लिख दिया। अब चूंकि 4 कॉलम्स हैं तो मुझे इन 4 के हिसाब से ही उसके अंदर वैल्यू एंटर करनी है। मैंने 5 लिखा, मैंने लिखा कामरान, इसकी मैंने लिखी सैलरी फॉर एग्जांपल 7000, और उसके बाद मैंने डिपार्टमेंट नंबर लिख दिया इसका 500। तो ये 2 वैल्यूज़ मैंने इसमें से हटा दी। तो ये 1 2 3 4 का है, तो ये 4 का सिलेक्ट करके मैंने, अब मैं सिर्फ इसको एंटर करता हूँ तो ये इसके अंदर इसने डाटा स्टोर कर लिया, ठीक है। अब दोबारा अगर मैं इसके अंदर जाके देखूँ तो इसमें नहीं दिखा रहा, अगर मैं इधर से रिफ्रेश करूँ तो एक और रिकॉर्ड आ गया। अब इस रिकॉर्ड के अंदर ये 2 की वैल्यूज़ नहीं है और इन 4 कॉलम्स की वैल्यू ऑलरेडी है, ठीक है। इस तरीके से आप किसी अपनी मर्ज़ी के सिलेक्टेड कॉलम्स में भी डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब ये कमांड है, ये तो कमांड बेसिकली जो है ना ज़्यादा हेल्पफुल उस वक्त थी जब हम जो है ना क्या कहते हैं एसक्यूएल प्लस पे काम कर रहे थे, लेकिन अब काम ज़्यादा इजी हो गया, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको डिलीट कर देता हूँ। आपको इसके ऊपर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब आपने इंसर्ट इनटू, अभी फ़िलहाल इसको भी हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये अब हम आ गए इसके ऊपर, अब हमारे पास टेबल के अंदर ये डाटा है। अब ये डाटा है, अब मैंने करनी है अपडेट की कमांड। इंसर्ट की कमांड का होपफुली आपको पता चल गया है। अब मैंने अपडेट की कमांड यूज़ करनी है, तो मैंने अपडेट किया एम्प्लॉय के टेबल को, ठीक है। मैं क्या कहता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय का टेबल है इसमें सब लोगों का डिपार्टमेंट 10 कर दे। तो मैं क्या करूँगा, अपडेट एम्प्लॉय सेट डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, ठीक है। ये इससे क्या करेगा कि इसका सारे का सारे जितने भी लोग हैं उनका डाटा डिपार्टमेंट नंबर 10 कर देगा। ये चेंज करने के लिए होती है अपडेट की कमांड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डाटा चेंज करने के लिए होती है। अब मैं अगर इसमें आके देखूं, रिफ़्रेश करूं, तो ये सबका डिपार्टमेंट नंबर 10 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर, ये तो है तमाम लोगों का डाटा अपडेट करने के लिए। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, मुझे सबका नहीं करना, मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे कमीशन एंटर करना है उन लोगों का जिनका कमीशन नहीं है। अब इन 2 लोगों का 500 कमीशन है और इन 2 लोगों का कोई कमीशन नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी ने कहा यार जिसको कमीशन नहीं है उसको कमीशन दे दो 200 या 250। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें अपडेट की कमांड यूज़ करूँगा। अपडेट, इसमें जाके मैंने लिखा है फॉर एग्जांपल सेट कमीशन इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल मैंने कह दिया 200 वेयर कमीशन इज़ नल। जब आपके पास कोई वैल्यू नहीं है उसके लिए आपने लगाना है वेयर कमीशन इज़ नल। तो जिसका कमीशन कोई भी नहीं है उसका कमीशन 200 कर दो। अब मैं जाके इसको देखता हूँ, अब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो अब ये देखें इसका कमीशन जो है ना वो ऐड हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप अपडेट की कमांड लगा सकते हैं और ये वेयर क्लास यूज़ होती है कोई क्राइटेरिया देने के लिए। इस क्राइटेरिया की बेस के ऊपर जो है ना
मेरा कोई काम करो, ठीक है। इस तरीके से हमने इसको अपडेट कर दिया। अब थोड़ा सा हम लोग फॉर एग्जांपल डिलीट करने को देखते हैं। अभी हमने फॉर एग्जांपल इधर आए, मैं इसमें से डाटे को देखता हूँ, ये सारे का सारा जो है इसके अंदर डाटा है। अब मैंने कोई डाटा डिलीट करना है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, डिलीट की कमांड यूज़ करूँगा। डिलीट फ्रॉम EMP किया। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको बताया था कमिट हम कर सकते हैं। कमिट मैंने कर दिया ताकि पिछली सारी कमांड मेरी कमिट हो जाए, सेव हो जाए। उसके बाद में आया तो मैंने एम्प्लॉय के टेबल से डाटे को डिलीट किया। अब मैं जाके इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो मेरा डाटा सारा इधर से डिलीट हो गया, ठीक है। तो सारा डाटा डिलीट हो गया, अब इसमें कोई डाटा नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर आप रोल बैक करें, अब मैं अगर इसको रोल बैक करूँगा तो वो मेरा डाटा वापस आ जाएगा। मैं इधर आया, रोल बैक करने के बाद मैंने इसको ये किया तो ये मेरा डाटा वापस आ गया, ठीक है। अगर मैं कमिट कर देता तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाता, फिर वापस नहीं था आना। लेकिन चूंकि मैंने इसको रोल बैक कर दिया तो वो मेरा डाटा वापस आ गया। अब मैं कहता हूँ कि मैंने अपनी मर्ज़ी का स्पेसिफिक मैंने कॉलम डिलीट करना है। मैंने कहा उस बंदे का डाटा डिलीट करे जिसका एम्प्लॉय नंबर 3 है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, डिलीट फ्रॉम EMP वेयर एम्प्लॉय नंबर इक्वल टू 3। जब मैंने ये करके किया इसको एंटर, तो सिर्फ उस बंदे का जो है ना वो रिकॉर्ड डिलीट होगा। इसमें जब मैं जाके देखता हूँ, इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो उस बंदे का रिकॉर्ड डिलीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आप डिलीट करके तो जो है ना डाटा डिलीट कर सकते हैं। अभी जो कोर मेन हमने जो है ना अभी तक जो कमांड्स की हैं, उसमें आपको अच्छे तरीके से क्रिएट टेबल का पता चल गया, टेबल को चेंज करने का पता चल गया, आपको टेबल के अंदर डाटा एंटर करने का और डाटे को चेंज करने का पता चल गया, टेबल को डिलीट करने का पता चल गया और डाटा डिलीट करने का पता चल गया। इतना अब तक आपको जो है ना आई होप कि क्लियर हो गया। थोड़ा सा आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, उसके बाद हम लोग जो है ना वो नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको जो है ना वो सेलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में बता देता हूँ कि सेलेक्ट स्टेटमेंट क्यों यूज़ होती है और उसका क्या काम है, ठीक है। तो वैसे तो जो है ना इसके अंदर आपके पास सारा डाटा वैसे ही दिखाता है, ठीक है। लेकिन यह है कि आप इसमें इजी है, लेकिन यह है कि आपको सेलेक्ट स्टेटमेंट आती होनी चाहिए। सेलेक्ट स्टेटमेंट बेसिकली डाटा देखने के लिए यूज़ होती है, डाटा सर्च करने के लिए यूज़ होती है, क्यूरी करने के लिए यूज़ होती है सेलेक्ट स्टेटमेंट। तो नेक्स्ट में जो है ना सेलेक्ट स्टेटमेंट को थोड़ा सा देख लेते हैं। सेलेक्ट, अगर मैं लिखूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP, तो ये एम्प्लॉय के टेबल में से जितना डाटा होगा वो मुझे दिखा देगा। ये देखें, ये सारा डाटा इधर दिखा रहा है सेलेक्ट स्टेटमेंट में से। अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 कॉलम है मेरे पास, ठीक है। 6 कॉलम इधर से दिखा रहा है सेलेक्ट स्टेटमेंट में से, ये सारे कॉलम दिखा रहा है। जितने कॉलम आपके पास होंगे वो सारे दिखाएगा। मैं थोड़ा सा इसको 2 लाइनों में कर लेता हूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम EMP। अच्छा, मैं कहता हूँ मैंने सारे कॉलम्स नहीं देखने, मैंने अपनी मर्जी के कॉलम देखने हैं, तो स्टार के बजाय मैं कॉलम का नाम लिख दूँगा। सेलेक्ट में लिखा एम्प्लॉय नंबर, ई-नेम, सैलरी। तो ये इसने क्या किया है, मुझे सिर्फ वही कॉलम दिखा दिए, ठीक है। इस तरीके से या तो आप स्टार लगाएं तो तमाम कॉलम दिखाएगा, अगर आप स्टार के बजाय जो है वो सर्टेन कॉलम जो आपने देखने हैं वो लगाएंगे तो सिर्फ वही दिखाएगा। पहली बात तो ये होगी। अब जो है नेक्स्ट नंबर पे आप इसका एलियस लगा सकते हैं। एलियस का क्या मतलब होता है, आप इसका टाइटल चेंज कर सकते हैं। जिस तरह आप देखें, ये EMP नंबर है, ये ई-नेम है, ये सैलरी है। नॉर्मली क्या होता है, जब आप टेबल बनाते हैं एज ए डेवलपर के तौर पे, एक कोडर जो लोग टेबल बना रहे होते हैं, वो नाम छोटे ज़रा अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक बना देते हैं। लेकिन जब आपने उसकी क्यूरी रन करनी होती है तो नाम आप इस तरह का देते हैं जो यूज़र को समझ आए। जिस तरह ये EMP नंबर तो मुझे समझ आया, यूज़र को तो नहीं समझ। अब ई-नेम तो मुझे समझ आया, यूज़र को तो नहीं समझ। चलो सैलरी तो ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि इसको चेंज कर दो, तो मैं क्या करूँगा, इसका एलियस लगाऊंगा। एलियस का क्या मतलब है, हेड, इसकी हेडिंग चेंज करना या इसका टाइटल चेंज करना, इसको बोलते हैं एलियस। अब मैं इसका एलियस चेंज कर देता हूँ, मैं इसकी हेडिंग चेंज कर देता हूँ। मैं इसकी जगह पे मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई, पूरा लिख देता हूँ नंबर, ठीक है। ये एम्प्लॉई नंबर लिख दिया मैंने। उसके बाद अगर मैं ई-नेम के बजाय मैं लिख देता हूँ एम्प्लॉई नेम, ठीक है। ये मैंने इसको एम्प्लॉई नेम लिख दिया। मैं इसको अगर अंडरस्कोर लगा देता हूँ तो ये ज़्यादा बेहतर है। अगर मैंने स्पेस देनी है तो उसको मैं कोट के अंदर, डबल कोट के अंदर लिखूँगा। अब ये देखें, ये इसका जो टाइटल है EMP नंबर के बजाय एम्प्लॉई नंबर हो गया और ई-नेम के बजाय एम्प्लॉई नेम हो गया। इसको बोलते हैं एलियस, ठीक है। ये 2 तरीके होते हैं एलियस लगाने के। एक तो ये कि कॉलम के बाद मैं डायरेक्टली उसका एलियस लगा दूँ, इसका मतलब है कि इस क्यूरी के अंदर वो दिखाएगा। या मैं लिख दूँ एम्प्लॉई नंबर एज ये, तो ये इसका टाइटल हो जाएगा, ठीक है। एज भी आप लगा सकते हैं ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आप इसका टाइटल चेंज
करके ऐसे भी कर सकते हैं और उस तरीके से भी कर सकते हैं। इसको बोलते हैं एलियस। एलियस का मतलब है उसका टाइटल चेंज करना। उसका टाइटल चेंज करेगा सिर्फ उस क्यूरी के अंदर, वो टेबल के अंदर नहीं चेंज हो रहा। टेबल के अंदर अगर आपने कॉलम चेंज करना है तो आप उसको अल्टर करेंगे, ठीक है, ड्रॉप करेंगे या जो भी करेंगे कॉलम का, लेकिन कॉलम का नाम इस तरीके से आपका चेंज नहीं होगा। ये कॉलम का नाम नहीं चेंज हो रहा, ये सिर्फ उस क्यूरी के अंदर हो रहा है। पहली बात तो आपको ये समझनी है। तो ये कमांड यूज़ होती है, एलियस इसको बोलते हैं। अब क्या है कि नॉर्मली आपने ये सिलेक्ट लिखा, ये सैलरी, ये इसकी सैलरी आ गई, एम्प्लॉय नंबर आ गया, एम्प्लॉय नेम आ गया, इसकी सैलरी आ गई। अच्छा, मैं कहता हूँ यार सैलरी का 20% मैंने बोनस देना सबको, तो मैं क्या करूँगा, इधर लिखता हूँ सैलरी मल्टीप्लाइड बाय 0.2, ठीक है, सैलरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दे 0.2 से, और इसको मैं कर दूँ एज बोनस। अब क्या करेगा, एक नया कॉलम ऐड करेगा, ठीक है, जिसके अंदर सैलरी का 20% ऐड कर देगा। ये देखिए आप, ये इसका 20% आ गया बोनस। क्या है कि ये जो आपके पास क्यूरी है, सेलेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें मैं कोई भी अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा सकता हूँ, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो वो उसको उस अर्थमेटिक ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करके तो उसका रिजल्ट आपको कैलकुलेट करके दे देगा। पहली बात तो ये आपको समझ आ गई, ठीक है। अगर मैं ये इसके अंदर प्लस भी अगर करना चाहूँ, लेट्स अज्यूम प्लस मैं करता हूँ 200, ठीक है, तो इसमें 200 ऐड कर देगा। अगर आप ये देखें तो ये 200 इसके अंदर ऐड कर दिया। तो ये मतलब इस तरीके से हम प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई ये सारे के सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर इसके अंदर अपनी क्यूरी के अंदर लगा सकते हैं। लेकिन स्टिल ये जो बोनस का कॉलम है, स्टिल ये टेबल के अंदर नहीं है। ये बोनस का कॉलम सिर्फ इस क्यूरी के अंदर है, सिर्फ इसने रिकैलकुलेट किया। क्यूरी बेसिकली क्या है, डाटा को आपको दिखाने के लिए है कि किसी डिफरेंट प्रोस्पेक्ट से, लाइक अगर आपके पास टेबल में डाटा है, उसमें आपने कोई रिपोर्ट बनानी है अपनी मर्जी की, अपनी मर्जी के स्टाइल के हिसाब से, तो आप उसको जो है ना वो अपना एलियस लगा सकते हैं। ये पहले तो आपको एक चीज़ समझनी है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलियस। और इसके साथ हमने कोई भी अपने अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा के कोई कैलकुलेशन अपने इसके अंदर क्यूरी के अंदर कर सकते हैं, ठीक है। मैं इधर से साथ साथ देख के आपको बता रहा हूँ। अब समटाइम क्या होता है कि हमने कॉन्कैटिनेशन लगाना है, ये दो पाइपलाइन जो है ना ये कॉन्कैटिनेशन है। अगर आपने कोई स्ट्रिंग लिखनी है, कोई एक ऐसी चीज़ ऐड करनी है जिसमें कुछ लिखा हो लाइक, तो वो आप उसके लिए कॉन्कैटिनेशन लगा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ इधर एक मैं नया कॉलम ऐड करता हूँ। इधर मैं लिखता हूँ सिंगल कोट के अंदर द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़, आगे ये करके मैंने डबल पाइपलाइन लगा दिया और कॉलम का नाम लिख दिया, ठीक है, एम्प्लॉय नेम। अब क्या है कि ये दिखाएगा, एक नई स्ट्रिंग बना देगा जिसमें ये बता रहा है द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़ असद, द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़ असद, सारों के साथ एक ही चीज़ ऐड कर देगा। इसको बोलते हैं कॉन्कैटिनेशन। अब कॉन्कैटिनेशन करके आप कुछ भी कर सकते हैं। अब ये देखें, ये आ रहा है, ये इसका टाइटल इसने सही नहीं लगाया। मैं इसका टाइटल अगर सही करना है तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे मैं लिख दूँगा एज सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब जब आप इसको करेंगे तो ये इसके तौर पे सब्जेक्ट के अंदर आपको ये दिखाएगा। सब्जेक्ट में आप कोई भी कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो ये है कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर। तो मैंने इससे पहले कॉन्कैटिनेशन का सबसे पहले मैंने आपको स्टैटिक का बता दिया, तमाम कॉलम से डाटा देखने का। फिर मैंने आपको बता दिया कि तो कोई सर्टन कॉलम आपने अपनी मर्जी के देखने तो वो कैसे देखने हैं। उसके बाद मैंने आपको एलियस का बता दिया। एलियस के बाद मैंने आपको बता दिया कि आप क्यूरी के अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर लगा सकते हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको बताया है कि आपने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर कैसे लगाना है। ये जो डबल पाइप्स है ना, ये कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर होता है और ये दो चीज़ों को ज्वाइन करने के लिए होगा, ठीक है। स्ट्रिंग के साथ आप कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं और ये आप ज़्यादा जगहों पे भी लगा सकते हैं। द नेम ऑफ एम्प्लॉई इज़, आपने ये एम्प्लॉई का नाम कर दिया एंड इसमें आप ये करके ऐसे कर सकते हैं एंड हिज सैलरी इज़ सैलरी, ठीक है। आप ये करके अगर इस तरीके से करेंगे तो ये क्या आ रहा है, द नेम ऑफ सैलरी इज़, क्योंकि ये आपने जो सिंगल कोट स्टार्ट किया ना इसको ख़त्म भी करना है। जब मैंने सिंगल कोट स्टार्ट की थी इसको ख़त्म नहीं था किया। अब मैं इसको दोबारा रन करता हूँ तो ये दिखा रहा है द नेम ऑफ एम्प्लॉय इज़ असद एंड हिज सैलरी इज़ दिस मच। इस तरीके से आप मल्टीपल टाइम कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर लगा के अपनी मर्जी का सिंटैक्स भी कोई भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 2 3 4 कॉलम्स को आपस में ज्वाइन करके कुछ कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे काम जो है ना, आपको जब आप प्रोफेशनली काम करेंगे, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे, जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट या असाइनमेंट होगा,
या कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट होगी या कोई आपने रिपोर्ट बनानी होगी, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। इसकी बेस के ऊपर ही जो है ना आप इन क्यूरीज को, अपनी स्किल्स को यूटिलाइज करेंगे। अभी आपको इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, चीज़ों को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझना है, डिफरेंट मैकेनिज्म अप्लाई करके देखनी है। बहुत 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 ज़्यादा अगर आपको प्रैक्टिस करने की इस वक्त फॉर द टाइम बिंग ज़रूरत है, ठीक है। आपने सारे के सारे इधर प्रैक्टिस करनी है। तो पहले तो आप ये समझ लें, ठीक है, ये आपने कर लिया। उसके बाद अब आता है ये डाटा है मेरा, फॉर एग्जांपल अभी मैं ये कॉन्केटिनेशन वाला ख़त्म कर देता हूँ ताकि ये इतनी लंबी स्ट्रिंग ना और आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान हो जाए, ठीक है। तो इसको सब्जेक्ट वाले को मैंने फ़िलहाल ख़त्म कर दिया है। अब मैं दोबारा इसको जाकर देखता हूँ तो ये आ रहा है। अब देखें, मैंने अगर इसके अंदर ऑर्डर लगाना है, ऑर्डर लगाना है किसी भी कॉलम वाइज में इसमें ऑर्डर लगाना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसके अंदर ऑर्डर आए, ऑर्डर बाई आए। इसमें तो डाटा इतना ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा डाटा इसके अंदर और एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा डाटा एंटर करता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से, ज़्यादा बेहतर तरीके से अंदाज़ा हो जाए। तो मैं क्यूरी इधर स्टेटमेंट लिख के भी कर सकता हूँ और मैं इधर से भी कर सकता हूँ। तो मैं इधर से जाके कर लेता हूँ, नया रिकॉर्ड ऐड, इधर से प्लस के ऊपर क्लिक किया, इसका नंबर लिखा मैंने 6, इसका नाम मैंने लिखा है फॉर एग्ज़ाम्पल सलीम, इसकी सैलरी मैंने रखी है 3,000, इसका कमीशन मैंने रखा है 110 नंबर के अंदर और इसका मैनेजर है 4 नंबर, ठीक है। ये मैंने एक ऐड कर लिया। फिर एक और ऐड कर रहा हूँ, इसका मैंने लिख दिया है 7 नंबर, इसका नाम मैंने लिख दिया है आबिद, इसका मैंने ये रख लिया, इसका मैंने ये कर लिया, इसका भी 10 नंबर कर लिया, इसका भी मैंने 4 कर लिया। फिर अगले पे आ गया। अब इसका मैंने लिखा है 8 नंबर, इसका मैंने लिखा है नोमान, इसका नंबर ये लिखा, नंबर दूसरे का भी ये लिखा और इसका भी 10 कर दिया और इसका मैंने कर दिया 5। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। सेव करने के लिए इस बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, ये सारा का सारा डाटा सेव हो गया। अब मैं दोबारा इधर आके अपनी क्यूरी को रन करके अगर देखूँ, ठीक है, ये जो मैंने क्यूरी बनाई थी, इसको जब मैं जाके सारी को रन करूँ तो ये मुझे सारी क्यूरी दिखा रहा है। मैं कहता हूँ यार, मैंने ये जो लोग हैं ना, इसमें से मुझे असेंडिंग ऑर्डर में चाहिए, इस पर ऑर्डर लगाना है कि जिसका ए से स्टार्ट हो रहा है वो पहले आए। तो मैं क्या करूँगा, इधर ऑर्डर बाय क्लास लगाऊंगा। ऑर्डर बाय मैंने लिख दिया है एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, ई नेम के ऊपर मैंने ऑर्डर लगा दिया। इसको जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो ये इसके वाइज ऑर्डर आ गया, जिसका नंबर ए है वो पहले आएगा और इसी तरीके से सीक्वेंस में से ए बी सी डी वाइज जो है ना एक असेंडिंग में ऑर्डर लगा दिया। आप किसी भी कॉलम पे ऑर्डर लगा सकते हैं। आपने एम्प्लॉय नंबर पे ऑर्डर लगा दिया, आप कहते हैं मैं सैलरी पे ऑर्डर लगाऊं, तो ये मैं सैलरी पे ऑर्डर लगा देता हूँ, ठीक है। तो ये सैलरी पे ऑर्डर लग गया कि जिसकी सैलरी कम होगी वो पहले आएगा और जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी वो बाद में आएगा। मैंने इसको उल्टे ऑर्डर में लगाया, जिसकी सैलरी ज़्यादा होगी वो पहले आए, तो मैं इसके साथ डिसेंडिंग ऑर्डर लगा दूँगा। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर लग गया तो ये मेरे पास जिसकी सैलरी ज़्यादा है वो सबसे पहले आएगा और जिसकी सैलरी कम है वो सबसे आखिर में आएगा। इस तरीके से हम किसी भी कॉलम के ऊपर ऑर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर में आप सेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं और डिसेंडिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर यूज़ किया। अब या तो मैं कॉलम का नाम लिख सकता हूँ, अगर मैं कॉलम का नाम नहीं लिखना चाह रहा, काफ़ी सारे कॉलम है, मैं कॉलम का नंबर भी लिख सकता हूँ। लाइक फॉर एग्जाम्पल ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ये नंबर 3 है, ये नंबर 4 है। मैं कहता हूँ नंबर 4 के ऊपर ऑर्डर लगा दूँ, तो मैं इधर सिंपल 4 लिख दूँगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, 4 नंबर के हिसाब से जिसका बोनस ज़्यादा है वो आ जाएगा, पहले आ जाएगा, जिसका बोनस कम है वो बाद में आ जाएगा। अगर मैं कहता हूँ मैंने नेम के ऊपर जो है ऑर्डर लगाना है, तो मैं इधर 2 लिखता हूँ, ठीक है। 2 का मतलब ये है कि ये कॉलम का सीक्वेंस है। अब जब मैं इसको रन करूँगा तो इसके ऊपर ऑर्डर लगा रहा है डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, क्योंकि मैंने कहा कि जिसका बाद में आएगा वो पहले है। अगर मैं डिसेंडिंग को इधर से ख़त्म कर देता हूँ तो ये आपके पास सिंपल ये आ, ठीक है। ये सबसे पहली बात आपको समझ आ गई। तो इस तरीके से आप अपने डाटे के ऊपर एसक्यूएल की क्यूरी की स्टेटमेंट के अंदर ऑर्डर भी लगा सकते हैं, ठीक है। ऑर्डर हो गया। ऑर्डर एक से ज़्यादा कॉलम के ऊपर भी लगा सकते हैं अगर एक जैसा डाटा हो तो, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इसके अंदर वेयर की क्लास को यूज़ करते हैं। अब ये मेरे पास क्यूरी है। वेयर बेसिकली वेयर की क्लास यूज़ होती है डाटे को फिल्टर करने के लिए, कोई सर्टन आपकी मर्ज़ी का डाटा देखने के लिए। अच्छा, ये कॉलम मैं रिमूव करके फ़िलहाल मैं स्टार लगा देता हूँ ताकि मुझे सारे कॉलम्स दिखाए, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, सेलेक्ट करके मैंने इधर किया है स्टैटिक फ्रॉम दिस, ओके। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये मुझे सारे कॉलम दिखा रहा है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसके अंदर से
यूज़ करना है वेयर क्लास। वेयर क्लास में मैं कहता हूँ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP वेयर। आप जब वेयर और ऑर्डर बाय की अगर क्लास लगा रहे हैं ना, तो ऑर्डर बाय हमेशा एंड पे आएगा, आपने वेयर की क्लास पहले लगानी है। ठीक है, आप ऑर्डर बाय की क्लास जो है ना, इसके ऑर्डर बाय के बाद आप वेयर नहीं लगा सकते, वो एरर आ जाएगा। आपको फ्रॉम के बाद लिखना है वेयर। ठीक है, अब आप कोई भी क्राइटेरिया लगा सकते हैं। मैं कहता हूँ वेयर फॉर एग्जांपल सैलरी, मैं कहता हूँ वेयर डिपार्टमेंट, मैं कहता हूँ वेयर चलें वेयर सैलरी इक्वल टू 5000। मैं कहता हूँ जिसकी सैलरी 5000 हो सिर्फ वही डाटा मुझे दिखाए, तो मुझे सिर्फ वही लोग दिखाएगा। मैं कहता हूँ जिसकी सैलरी 5000 ना हो बाकी सबकी दिखाए, 5000 वालों को ना दिखाए, तो मैं ये वाला ऑपरेटर लगा दूंगा, तो सारे लोगों की सैलरी दिखाएगा लेकिन 5000 जिसकी सैलरी है वो नहीं दिखाएगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ सिर्फ मुझे उन लोगों की सैलरी दिखाए, उन लोगों का डाटा दिखाए जिनकी सैलरी 5000 से कम है, तो मैं लेस देन 5000 वाला ऑपरेटर लगा दूंगा, तो 5000 से कम वालों की सिर्फ दिखाएगा। मैं कहता हूँ जिनकी सैलरी सिर्फ 5000 से ज़्यादा है, मुझे सिर्फ वही लोग दिखाए, तो ये जो सा है मैंने सिर्फ वही लोग दिखा। ठीक है, अब ये तो हो गया जी आपका वेयर क्राइटेरिया। वेयर क्राइटेरिया के अंदर आप इक्वल टू, ग्रेटर दैन, लेस देन, ये चीज़ें लगा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये हो गया। उसके बाद ये है कि आप इसके अंदर एक रेंज दे सकते हैं। अगर आपने रेंज देनी है तो आपने लिख दिया वेयर फॉर एग्जांपल सैलरी बिटवीन, मैं कहता हूँ जिसकी सैलरी 2000 से लेके 2000 एंड 4000 के दरमियान में है, सिर्फ उन लोगों का डाटा दिखाए। तो ये मुझे सिर्फ उन लोगों का डाटा दिखाएगा जिसकी सैलरी 2000 से 4000 के दरमियान में है। मैंने कहा जिसका सैलरी 2000 से 5000 के दरमियान में है, सिर्फ उन लोगों का डाटा दिखाओ, तो ये मुझे सिर्फ उन लोगों का डाटा दिखा रहा है जिसकी 2 से लेके 5 के दरमियान है। ठीक है, इस तरीके से आप बिटवीन यूज़ करके तो आप अपनी जो है ना एक रेंज ऑफ वैल्यूज दे सकते हैं, एक रेंज दे सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं इसको, अब मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं सारा डाटा देखता हूँ। अब मैंने फॉर एग्जांपल किसी एक नाम पे सर्च करना है। मैं कहता हूँ वेयर फॉर एग्जांपल ई नेम इक्वल टू कामरान, जिसका नाम कामरान है सिर्फ वो मुझे वो दिखाए, तो मुझे सिर्फ कामरान दिखा देगा। अब कामरान इसके अंदर कह रहा है कोई भी नहीं है, मैं तो एक बार दोबारा करके देखता हूँ। इसमें कामरान है, कारमान लिखा हुआ है मैंने, तो मैं इधर लिखता हूँ कारमान, जिसका नाम कारमान है, वे नेम इज़ कारमान। तो अब जब मैं इसको रन करके देखता हूँ तो ये मुझे इसका डाटा दिखा रहा है। ठीक है, तो ये आप वेयर के अंदर इक्वल टू लगा सकते हैं और आपको सर्टेन डाटा देखने के लिए। अच्छा, मैं कहता हूँ मुझे एक मुझे रेंज नहीं देनी, मुझे लिस्ट देनी है। मैं कहता हूँ मुझे सिर्फ ये 2-3 नाम के लोगों का डाटा दिखाए। उसके लिए मैं क्या करूँगा, इन का ऑपरेटर लगाऊंगा। मैं कहता हूँ वेयर नेम इन, मैंने आगे लिख दिया जी ब्रैकेट के अंदर कामरान, जिसका नाम कामरान हो वो दिखा दे। उसके बाद मैंने इधर कॉमे में लगा दिया जी जिसका नाम सलीम हो वो भी दिखा दिया, और कॉमे के अंदर मैंने लिखता है जिसका नाम आबिद हो। जितने भी आपने वैल्यू के अंदर रेंज में वैल्यूज़ लिखनी है वो सारी आप लिखते हैं, तो सिर्फ उन लोगों का डाटा दिखाएगा। ठीक है, आप इन ऑपरेटर लगा सकते हैं, आप बिटवीन ऑपरेटर लगा सकते हैं, आप इक्वल टू ऑपरेटर लगा सकते हैं। अच्छा, अब एक और होता है, मैं कहता हूँ यार जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है ना मुझे वो दिखाए। उसके लिए मैं करूँगा लाइक करके मैंने ए परसेंटेज कर दिया। मीन परसेंटेज होता है वाइल्ड कार्ड करेक्टर, इसका मतलब यह है कि जिनके नाम ए से स्टार्ट होंगे उसके आगे जो कुछ भी आए वो सारा दिखा दें। ठीक है, अब ये सारों का नाम ए से दिखा रहा है। अब देखें, मैं वाइल्ड कार्ड करेक्टर, ये परसेंटेज वाइल्ड कार्ड करेक्टर है, इसका मतलब जितने भी करेक्टर है ना वो सारे इसमें दिखा देगा। अगर मैं इसको कर दूँ परसेंटेज और डी, मैं कहता हूँ जिसके आखिर में डी है सिर्फ वो दिखा दे मुझे, तो ये भी आपको दिखा देगा। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ जिसके आखिर में सिर्फ एन आए मुझे वो दिखा दे, तो मैं इस तरीके से करूँगा तो मुझे सिर्फ वो लोग दिखा रहा है जिनका नाम एन है। इस तरीके से आप किसी स्ट्रिंग के ऊपर वाइल्ड कार्ड करेक्टर यूज़ करके तो डाटा सर्च कर सकते हैं वेयर क्लास के अंदर लाइक ऑपरेटर यूज़ करके। तो मैंने आपको इक्वल का बता दिया, मैंने आपको इन का बता दिया, मैंने आपको बिटवीन का बता दिया, मैंने आपको लाइक का बता दिया। तो ये सारी की सारी जो है ना वो मैंने आपको वेयर क्लास के अंदर डिफरेंट कंडीशंस बता दिए, जिन डिफरेंट कंडीशंस की बेस पे आप अपना डाटा सर्च कर सकते हैं। ठीक है, ये सारी एग्जांपल इस डॉक्यूमेंट के अंदर भी दी हुई हैं, आप इन डॉक्यूमेंट्स में से भी देख सकते हैं। ठीक है, अब क्या होता है समटाइम आपको मल्टीपल क्राइटेरियाज देने होते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा जी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP एम्प्लॉय के अंदर से इसका सारा एम्प्लॉय का डाटा दिखा रहा है। अब मैं कहता हूँ यार इनका सबका डाटा दिखाए। ठीक है, वेयर मैं कहता हूँ वेयर सैलरी। ठीक है, वेयर सैलरी
ग्रेटर दैन 4000। अब जिनकी सैलरी 4000 से ज़्यादा वो दिखा दे, ठीक है। सैलरी लेस दैन लिखती है मैंने, सैलरी मैं लिखता हूँ ग्रेटर दैन। अब ये सारे वो लोग दिखा रहा है जिनकी सैलरी 4000 है। ये मैंने एक कंडीशन लगा दी। इसके साथ क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा कंडीशन भी लगा सकते हैं, आप और भी लगा सकते हैं ऑपरेटर, और एंड भी लगा सकते हैं। मैंने कहा सिर्फ ये नहीं, मुझे थोड़ा सा और इसके ऊपर जो है ना वो कंडीशन लगानी है। मैंने कहा सैलरी 4000 से ज़्यादा एंड, ठीक है। एंड मैं कोई और ऑपरेटर लगा सकता हूँ, मैं कहता हूँ एंड नेम, ई नेम, लाइक उसका नाम भी ए से स्टार्ट होता हो, ठीक है। जितने लोग हैं उनका नाम भी ए से स्टार्ट होता हो, एंड सैलरी 4000 से ज़्यादा, सिर्फ वही दिखाएगा। ये एंड का ऑपरेटर है। आप एंड ऑपरेटर भी लगा सकते हैं, इक्वल टू भी ऑपरेटर लगता है, और ऑपरेटर भी लगता है आपका, ठीक है। अगर आपने एंड के बजाय अगर आप और करेंगे तो क्या करेगा, आप एंड में क्या करेगा कि दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए डाटा के लिए। अब ये है, अगर आप और लगाते हैं तो इसमें क्या करेगा, जितने भी लोगों की सैलरी 4000 से ज़्यादा वो भी दिखाएगा, उसके अलावा जितने लोगों के नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं वो भी दिखाएगा, चाहे उसकी सैलरी 4000 से कम है। तो आप और का ऑपरेटर भी इसके अंदर लगा सकते हैं। इसमें आपने और लगा दिया। अब देखें इस बंदे की सैलरी 4000 से किसी की कम नहीं है इस एग्जाम्पल के अंदर, अगर कम होती तो वो भी दिखा देता, ठीक है। तो 4000 के बजाय चलो मैं 5000 कर लेता हूँ इसमें, ताकि आपको पता चल जाए। अब मैंने कहा जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा हो और ये भी दिखाए, इस कंडीशन में क्या होगा, ये वाला डाटा भी आएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने और का ऑपरेटर लगाया। अगर मैं एंड का ऑपरेटर लगाता हूँ तो फिर क्या करेगा, 5000 से ज़्यादा हो एंड, तो फिर ये इसमें वो वाला डाटा नहीं दिख पाएगा, ठीक है। सैलरी ग्रेटर देन 5000 एंड ई नेम, जिसका नाम ए से स्टार्ट होता हो, और वो आना तो चाहिए, क्यों नहीं आ रहा, 5000। और अगर मैं इसको करूँ इक्वल टू, ये आ रहा है, ठीक है। 5000 से अबव, 4000 से अबव वालों का आ रहा है, ठीक है। और ए से स्टार्ट होने वालों का आ रहा है, हाँ। 4000 से अबव वालों का और ए से स्टार्ट होने का आ रहा है। 5000 से जो अबव है वो ए वाला कोई भी नहीं है। अगर आप देखेंगे 5000 से अबव वाला, तो इसलिए डाटा नहीं तो दिखा रहा क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसकी सैलरी 5000 से ज़्यादा हो और उसका नाम ए से स्टार्ट होता हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। अब नॉट का ऑपरेटर अगर आपने लगाना है तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ये किया है, ये ठीक है। मैंने कहा जी सैलरी, फिर मैं कहता हूँ वेयर मैनेजर, ठीक है, वेयर MGR इज़ नॉट नल, जिसका मैनेजर खाली ना हो सिर्फ वही दिखाए, ठीक है। तो जिसका मैनेजर खाली था उसको उड़ा दिया, बाकी सब लोगों को दिखा दिया। इस तरीके से हम लोग इसके अंदर जो है ना सिलेक्ट की स्टेटमेंट लगा सकते हैं। उसके साथ मैंने आपको जो है ना ट्रांजैक्शनल कंट्रोल लैंग्वेज के अंदर कमिट और रोल बैक का बता दिया हमने। सेव पॉइंट थोड़ा सा आगे जाके देखेंगे। अब इसके अंदर जो है ना डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं और उनकी प्रेसिडेंस है। सबसे पहले अर्थमेटिक ऑपरेटर मैंने आपको बता दिया, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, वो मैथमेटिकल रूल के मुताबिक जो है ना उसकी प्रेसिडेंस होती है। जो राइट पे होगा उसको पहले कैलकुलेट करेगा, बाकियों को बाद में करेगा। अगर एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा अर्थमेटिक ऑपरेटर आ रहे हैं तो इस तरह कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस दूसरे नंबर पे होगी, कंपैरिजन ऑपरेटर की प्रेसिडेंस तीसरे नंबर पे होगी। कंपैरिजन इक्वल टू होता है इज नॉट नल, नल इज नॉट नल, लाइक नॉट, इसकी प्रेसिडेंस तीसरे नंबर पे होगी। बिट नॉट और बिटवीन की चौथे नंबर पे होगी। नॉट इक्वल टू, ये इनकी प्रेसिडेंस दी हुई है कि जिस सीक्वेंस से आपकी किस, अगर आपकी एक स्टेटमेंट के अंदर एक से ज़्यादा ऑपरेटर यूज़ हो रहे हैं तो किस स्टेटमेंट को, किस ऑपरेटर को उसने पहले लगाना है, ठीक है। तो यहाँ तक जो है ना आपकी सिलेक्ट स्टेटमेंट होगी। अब नेक्स्ट जो है ना अब हम लोग फंक्शंस को देखते हैं। जी गाइस, तो अब हम थोड़ा सा फंक्शंस को देख लेते हैं। फंक्शंस का जैसे कि मैंने आपको बताया, फंक्शन बेसिकली जो है ना आपका कोड होता है, कोड लिखा होता है जिसको आप रन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कि आपका उसको कोई पैरामीटर देते हैं, कोई वैल्यू आप उसको पास करते हैं, उसको कोई आपको चीज़ रिटर्न कर देता है। अब फंक्शन को रन करने के लिए लेट्स से यूँ मैं अपने पास जाता हूँ, ये मेरे पास एम्प्लॉय का टेबल है। इसके अंदर मैं एक कॉलम डेटा ऐड करता हूँ, रिकॉर्ड। मैंने इसका नंबर रखा है 11, इसका नाम रखा है मैंने अली, ये नंबर रख लिया। फिर मैं नेक्स्ट पे गया, ठीक है, मैंने इसका रखा 12।
ये मैंने कर दिया, ठीक है। ये मैंने इसको इस तरह कर दिया। अब ये मैंने इसके अंदर 2 रिकॉर्ड्स ऐड किए हैं। इसके अंदर से ये वाला जो है ना, ये सारा स्मॉल कैप है और ये मिक्स कैप है। अब मैंने इसके ऊपर जो है ना फंक्शंस लगाने। सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप इस पे आएँ, फंक्शन लगाने का हमने तरीका समझना है। मैंने लिखा है सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ईएमपी, तो ये मुझे एम्प्लॉय का डाटा दिखा रहा है। ये सेलेक्ट स्टेटमेंट मैंने आपको पहले बताई थी, ठीक है। अब मैंने कोई अपनी मर्ज़ी का कॉलम देखना है तो मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर ई नेम फ्रॉम ईएमपी किया तो सिर्फ ये वही कॉलम दिखा रहा है जो मुझे चाहिए, ठीक है। अब ये देखें, ये नाम ये वाला स्मॉल में है, ये सारे कैपिटल में है। जिस केस में मैंने इसको लिखा था ना, ये उसी केस में लिखा रहा है। मैं कहता हूँ यार एक इधर फंक्शन ऐड कर दो, मुझे सारों का नाम अपर केस में चाहिए। मैं अपर लिख के अपर लिखूँगा, अपर एक फंक्शन है। उसके बाद मैं कॉलम का नाम लिखूँगा, ठीक है। ये उसके बाद मैंने कह दिया नेम, फॉर एग्जांपल नेम ये है उसका एलियस। मैं इसको एज नेम कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि एज का मतलब है एलियस। अब मैंने इसको रन किया जब, अब ये देखेंगे ये सारे कैपिटल में आ रहे हैं। ये अली जो इधर स्मॉल था ये भी कैपिटल में हो गया, नोरा जो इधर मिक्स था ये भी कैपिटल में हो गया। ये हमने एक फंक्शन लगा दिया अपर केस का। इसी तरीके से मैं एक और ऐड करता हूँ, लेट्स एज्यूम आपको समझाने के लिए, लोअर। अब लोअर क्या करेगा, सबको छोटा कर देगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ एल नेम, मीन लोअर से। एक और मैंने ऐड कर दिया, इसका नाम मैंने रख लिया इनिशियल कैपिटल, ठीक है। तो पहला इसका करैक्टर होगा बड़ा और बाकी सारे छोटे होंगे। इसको मैं रन करता हूँ तो ये देखें, ये सारा ये मेरे पास ओरिजिनल है जिस फॉर्म में, जिस केस के अंदर मेरा डाटा स्टोर है। ये मेरे सारे डाटे को कैपिटल में कर दिया, ये मेरे सारे डाटे को स्मॉल में कर दिया, ये मेरे सारे डाटे को इनिशियल कैपिटल में कर दिया। अब इसका मतलब यह है कि अगर आपके पास किसी भी कॉलम के अंदर कोई डाटा किसी भी करैक्टर में किसी भी फॉर्म में मौजूद है, आप उसको रीप्रोसेस कर सकते हैं। रीप्रोसेस करके आप उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर सकते हैं। अब ये जो मैंने इसके नए कॉलम्स दिखाए हैं, ये मुझे डाटे में दिखा रहा है, जबकि एक्चुअली टेबल मेरा यही है। एक्चुअली मेरे पास डेटाबेस में डाटा यही स्टोर हुआ है, लेकिन आप क्यूरी के अंदर अपने फंक्शंस लगा के कुछ भी उसको रीमैनिपुलेट कर सकते हैं, उसके ऊपर कोई भी आप अपने एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इधर आपने 2 चीज़ें सीखी होगी, एक तो आपको फंक्शन लगाने का तरीका कार, फंक्शन लगाना कैसे है, अपने फंक्शन का नाम लिखना है और ब्रैकेट के अंदर उसको कोई पैरामीटर पास करना है। पैरामीटर आप कॉलम का नाम भी लिख सकते हैं, या पैरामीटर के अंदर मैं इधर लिख देता हूँ अब्दुल नदीम, ठीक है। अब अब्दुल मैंने करके इसका लिख दिया है अब्दुल नदीम फॉर एग्जांपल। अब ये मैं पैरामीटर, ये मैं एक वैल्यू पास कर रहा हूँ, ये कॉलम नहीं है। अब ये क्या करेगा, सारा अब्दुल नदीम सारे रिकॉर्ड में उसको फॉलो करेगा और उसके बाद इसको कैपिटल दिखा देगा, क्योंकि मैंने इधर जो स्मॉल कैपिटल में लिखा है, लेकिन ये अपर का जो फंक्शन है उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आपको सबसे पहले चीज़ समझनी है कि फंक्शन क्या होता है। कोई भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो क्या करेंगे, ये सिंगल रो फंक्शन है, ठीक है। कोई भी फंक्शन हम यूज़ करेंगे तो रिटर्न करेगा वैल्यू कोई ना कोई, ठीक है। जो सिंगल रो फंक्शन होता है, आपने उसको एक वैल्यू पास की और उसने एक रिटर्न आपको कर दी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि सिंगल रो फंक्शन जो होते हैं और ग्रुप फंक्शन होते हैं। अभी हम सिंगल रो फंक्शन देख रहे हैं। सिंगल रो फंक्शन के अंदर अभी हम लोग करैक्टर फंक्शन देख रहे हैं, ठीक है। ये करैक्टर फंक्शन है, जैसे कि मैंने आपको बताया अपर केस है, लोअर केस है और इनिशियल कैपिटल है। अब हमारे पास ये लेंथ है, सबस्ट्रिंग है, इंस्ट्रिंग है। सबसे पहले हम लोग लेंथ देखते हैं। अब ये होप कि आपको ये केस कन्वर्जन फंक्शन जो था ना वो समझ आ गया। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं लिखा ई नेम, मैंने तो लिखा लेंथ, फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये मुझे बता रहा है कि इसकी लेंथ कितनी है। असद की 4 है, कामरान की 6 है, सलीम की 6 है, नुमान की, हर एक की लेंथ दिखा रहा है। तो लेंथ का फंक्शन उसकी लेंथ दिखाने के लिए है। उसके बाद मेरे पास है इन स्ट्रिंग, ठीक है। अगर आप इधर देखें मेरे पास जो है वो है सब स्ट्रिंग क्या करेगा, एक स्पेसिफिक पोर्शन काटेगा,
मैंने क्या किया, मैंने लिखी है फंक्शन फॉर एग्जांपल सब स्ट्रिंग, ठीक है, ई नेम। अब सब स्ट्रिंग का मतलब है कि किसी स्ट्रिंग में से किसी चीज़ को आपने काटना है, किसी पोर्शन को। मैं कहता हूँ यार इसके अंदर से जो थर्ड करेक्टर है ना, थर्ड करेक्टर, सिर्फ वो मुझे दो करेक्टर दिखाए, थर्ड के आगे वाले दो। तो मैं क्या लिखूंगा, तीसरे से स्टार्ट करे और उसके आगे दो दिखाए, ठीक है, तीसरे से स्टार्ट करे और उसके आगे दो दिखाए। तो ये मुझे दिखा रहा है तीसरे से स्टार्ट करके दो, ठीक है। तो ये सब स्ट्रिंग क्या करेगा, एक स्ट्रिंग के अंदर से अब आपकी मर्जी का कुछ पोर्शन काट के आपको दिखा देगा। ये है सब स्ट्रिंग, ठीक है। अब सब स्ट्रिंग के बाद हम लोग आते हैं इन स्ट्रिंग के ऊपर। इन स्ट्रिंग मैंने इसमें यूज़ किया है INSTR। INSTR के बाद मैंने इसको नाम लिखा और इधर मैंने लिख दिया है A। अब ये बताएगा कि A कौन से नंबर पे है। ये देखें इसके स्टार्ट में A आ रहा है, तो ये A नंबर पहले नंबर पे दिखा रहा है, इधर इधर दूसरे नंबर पे आ रहा है तो दूसरे पे दिखा रहा है, इधर पाँचवें नंबर पे आ रहा है तो इधर पाँचवें पे दिखा रहा है। इस तरीके से अगर किसी स्ट्रिंग के अंदर से आपने कोई करैक्टर ढूंढना है तो आप वो स्ट्रिंग लिख के तो वो करैक्टर उसका कोई करैक्टर सर्च कर सकते हैं वो कितने नंबर की लोकेशन के ऊपर आ रहा है। ये है इन स्ट्रिंग का फंक्शन। अब ये एल पैड और आर पैड है फॉर एग्जांपल, मैं कहता हूँ अक्सर आप जो है ना राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे फिल कर लेते हैं डाटे को किसी एक चीज़ के साथ। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है एल पैड, लेफ्ट पैड। लेफ्ट पैड का मतलब ये ई नेम किया, ठीक है, उसके बाद मैंने किया 10 तक इसको फिल कर दे किस चीज़ का, डॉट के साथ, ठीक है। इसको मैंने कह दिया है EL पैड, एम्प्लॉय का एल पैड। अब मैं जब इसको रन करता हूँ तो ये देखें लेफ्ट साइड पे उसने डॉट्स के साथ फिल करके 10, क्योंकि मैंने 10 रखा था तो टोटल इसको 10 डिजिट बना दिए, ठीक है। अगर मैं इसके बजाय डॉट के बजाय अगर मैं इधर स्टैरिक लगाना चाहूँ तो ये स्टैरिक लगा देगा। लेफ्ट साइड पे पैडिंग कर देगा किसी स्पेसिफिक सिंबल के साथ जितने आपको चाहिए करेक्टर। अगर आपने इसको टोटल 20 करेक्टर बनाना है तो आप इसको 20 बना सकते हैं, ये 20 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको जितने चाहिए इसके जगह पे अगर आपने कोई और लगाना है सिंबल तो आप कोई और सिंबल भी लगा सकते हैं, तो ये सिंबल आ जाएगा लेफ्ट साइड के ऊपर, ठीक है। अगर आपने राइट साइड पे करना है सिंबल लगाना है नेम के तो आर आ जाएगा, आर पैड। तो ये आपका आर पैड है जो राइट साइड पे उसको फिल कर देगा आपके एक सर्टन करेक्टर से जो करेक्टर आपने दिया होगा, ठीक है। तो लेफ्ट पैड का और आर पैड का आई बिलीव कि आपको पता चल गया होगा। ये सारे के सारे जो है ना वो हमारे सिंगल रो फंक्शन हैं। अभी रिप्लेस है, रिप्लेस में क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैंने रिप्लेस करना है, ठीक है। मैं कहता हूँ रिप्लेस कर दो, रिप्लेस फॉर एग्जांपल किसको रिप्लेस करो, मैं कहता हूँ ए को। जहाँ पे भी ए हो उसकी जगह पे ए बी कर दे, लेट्स से। अब इसको देखते हैं कि ये ए को रिप्लेस करता है कि नहीं करता। अब जहाँ जहाँ पे ए था उसको ए बी कर दिया, ठीक है। तो ए को उसने ए बी कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं ए बी नहीं करता ताकि ये थोड़ा सा जंक ना हो जाए, मैं इसको करता हूँ फॉर एग्जांपल ए को रिप्लेस कर दे डॉट के साथ। जहाँ पे भी ए आए ना उसकी जगह पे डॉट दिखा डाल दे, ये आपको डॉट दिखा देगा, ठीक है। इसका मतलब यह है कि आप किसी करैक्टर के अंदर किसी स्ट्रिंग के अंदर कोई वर्ड रिप्लेस कर सकते हैं, उसकी इसकी जगह पर ये लगा दो, ठीक है। तो ये भी आप आपके पास सम टाइम आपको इस फंक्शन की भी ज़रूरत होती है। अब ट्रिम जो है ना ये कोई करैक्टर में से कोई स्ट्रिंग को काटने के लिए, ख़त्म करने के लिए, ठीक है। जिस तरह मैं कहता हूँ कि जहाँ पे भी डबल ई आए ना उसको काट दो, ठीक है। मैंने क्या किया, ट्रिम ई नेम के अंदर मैंने कर दिया है डबल ई, ये, ठीक है। तो डबल ई जब मैंने किया ये वाला, इसको इसमें से ट्रिप कर देगा, ये ट्रिम को कह रहा है इनवैलिड आ रहा है, हाँ, फ्रॉम दिस। अच्छा इसमें आपको इस तरीके से लगाना है, आपने ट्रिम करना है लाइक ई फ्रॉम ई नेम फॉर एग्जाम्पल। इसको करके देखते हैं इसमें से ट्रिम करता है, नहीं कर रहा। मैं करता हूँ ट्रिम की कमांड जो है ना ये नई है, तो मैं वैसे ही लिख के देखता हूँ। इसको मैं लिखता हूँ स्लिम, जो भी है स्लिम में से मैं इसको ट्रिम करके देखता हूँ। तो
इसमें ट्रिम के अंदर कोई थोड़ा सा एरर आ रहा है, आई डोंट नो ये किस चीज़ का एरर है। ट्रिम एच फ्रॉम दिस फ्रॉम EMP ट्रिप लिखा हुआ है, सॉरी 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 सॉरी, मैंने ट्रिप लिखा हुआ था, तो समटाइम आपसे गलती हो जाती है, तो आप जैसे ना इसको ट्रिम लिखना है तो स्टिल ट्रिम भी नहीं हो रहा। ट्रिम ई फ्रॉम ई नेम करता हूँ, अच्छा एनी हो, चलें ट्रिम की कमांड अभी फ़िलहाल छोड़े, अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको डिलीट कर देते हैं। अब मैं थोड़ा सा डेटा और एंटर कर लेता हूँ अपने टेबल के अंदर, और उसके बाद हम लोग जो है ना उसको देखते हैं। अब मैं इधर आया, मैंने इसका नाम लिखा ए, पिन नंबर लिखा, इसकी सैलरी मैंने लिखी है 500 ये। ठीक है, 500 के बाद मैंने डेसिमल लगा के आगे कुछ फिगर्स लगा दिए हैं। ठीक है, उसके बाद मैं गया जी, ये गया, ये गया, उसके बाद मैंने लिखा है जी 400 डॉट, ये कर दिया। ठीक है, उसके बाद में आया, एक और वैल्यू ऐड कर लेता हूँ, ये मैंने इसके अंदर कुछ वैल्यूज ऐड कर ली। ठीक है, अब जब मैं इधर आके डाटा देखूंगा, फॉर एग्जांपल मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP किया तो मुझे ये डाटा दिखा रहा है। ठीक है, ये अब देखें आप, मुझे ये सिर्फ 2 डेसिमल दिखा रहा है। ये 2 डेसिमल क्यों दिखा रहा है, मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसका साइज़ हमने प्रिसीजन के साथ स्केल 2 लगाया था। अगर हम इसका स्केल बढ़ाते हैं तो वो ज़्यादा दिखाता है, जबकि मैंने जब एंटर करा था तो मैंने ज़्यादा एंटर किए थे। ये पहली बात तो आपने चीज़ ध्यान में रखनी है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना राउंड और ट्रंकेट का फंक्शन देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा है सेलेक्ट एम्प्लॉय नंबर, ई नेम, सैलरी। अब मैं करता हूँ राउंड सैलरी फ्रॉम EMP। अब ये क्या करेगा, राउंड करेगा। राउंड का मैंने बताया था कि अगर वो पॉइंट अगर डॉट से 0.5 से ऊपर है तो वो उसको ऊपर दिखाएगा, 0.5 से नीचे है तो उसको नीचे दिखाएगा फिगर। अब ये राउंड कर रहा है इस फिगर को। आप ये देखें, फिगर के अंदर हमारे पास ये आ रहा है ये। अब डेसिमल के ऊपर से ये वाला जो है ना, इसको राउंड करके, चूँकि 0.5 से नीचे था उसने इसको ख़त्म कर दिया। ये चूँकि 0.5 से ऊपर है तो उसको 54 कर दिया, इसको फिगर को राउंड कर दिया। अब राउंड के बाद मैंने आपको जैसे कि बताया था, आप इसके बाद कॉमा लगा के, तो जितने आपने डेसिमल के ऊपर राउंड करना है उतने डेसिमल के ऊपर भी राउंड कर सकते हैं। अगर मैं इस पे राउंड कर देता हूँ तो अब इसके बाद एक सिंबल, एक वो डेसिमल दिखाएगा वो राउंड करके। इधर राउंड करके .7 आ रहा है, 65 को उसने 7 कर दिया। ठीक है, और इधर 34 को 3 कर दिया, क्योंकि ये 0.5 से नीचे था, ये 0.5 से ऊपर था तो उसको ऊपर ले गया। ठीक है, इस तरीके से राउंड कर सकते हैं। अब राउंड की कमांड के साथ आपके पास ट्रंकेट की कमांड है, ट्रंकेट की। तो ट्रंकेट क्या करेगा, हमेशा नीचे ही करेगा, ऊपर नहीं करेगा, चाहे वो जितनी मर्जी फिगर हो। अब ये देखें, इसके आगे से उसने ख़त्म कर दिया, उड़ा दिया। ठीक है, अब अगर मैं इसको ये करूं, डेसिमल के आगे से जो भी फिगर है वो उड़ा देगा, उसको ऊपर नीचे नहीं लेके जाएगा। ये देखें, ये सेम फिगर है। तो राउंड का फंक्शन राउंड करने के लिए, ट्रंकेट का मतलब ख़त्म करने के लिए। अब देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल इसको सैलरी को राउंड करना है, ठीक है, तो राउंड तो आपने करके माइनस अगर आप 2 करते हैं तो ये लेफ्ट साइड पे उसकी फिगर को राउंड करेगा। ठीक है, लेफ्ट साइड फिगर जो है ना, आपने कहा यार 100 जो है ना, ये मतलब 100 के फिगर के अंदर सारी इसकी अमाउंट है, इसके आगे वाली ना है। ठीक है, उसको राउंड कर ले। या आपने -3 किया तो 3 डेसिमल के ऊपर जो था ना वो उसको उधर से राउंड कर देगा। तो ये करके हम देखते हैं। 3 उसके अंदर डेसिमल है नहीं, नहीं 3 डेसिमल का मसला नहीं है इसके अंदर जो है। अब थोड़ा सा हम लोग जो है ना डेट फंक्शंस को देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपने सिस्टम की डेट देखनी है तो आपने करना है सिलेक्ट सिस डेट फ्रॉम डुअल। डुअल के बारे में मैंने आपको बताया था, डमी टेबल होता है। ठीक है, सिस डेट मैंने कर दिया तो ये जो सा है आपका सिस्टम की करंट डेट दिखाएगा।
वो आपको बता रहा है मुझे कि आज की डेट 5 सितंबर 2022 है, ठीक है। तो ये इसकी डेट है, सिस्टम की डेट। अगर आपने सिस्टम की डेट देखनी है तो आप इस तरीके से देख सकते हैं। क्योंकि अगर आपका टेबल नहीं है, कोई आपने कोई सिलेक्ट की स्टेटमेंट यूज़ करनी है तो टेबल नहीं है, आप डुअल का टेबल लगा लेते हैं जो कि डमी टेबल है। तो अब मैंने सिर्फ डेट लगानी है, मैंने किसी टेबल से नहीं देखनी, तो मैंने उसका कर दिया क्या किया, मैंने इसके साथ लगा लिया डुअल। तो ये तो सबसे पहले हो गया। अब मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल, अभी मैं अपने टेबल पे जाता हूँ, मैं टेबल पे गया, लेट्स अज्यूम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये एम्प्लॉय का टेबल है, ठीक है। अब इस टेबल के अंदर मैंने एक कॉलम ऐड करना है। मैं क्या किया, कॉलम ऐड किया है मैंने, क्या अल्टर टेबल ई एन पी ऐड हायर डेट डेट, मैंने इसमें एक कॉलम ऐड कर लिया डेट का, ठीक है। अब मैं दोबारा जाके देखूंगा इसके अंदर, इसमें एक और कॉलम आ गया, ये डेट आ गया इसके अंदर। अब मैं इसके डाटा एंटर कर लेता हूँ। तो डाटा मैंने कैसे एंटर करना था, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं इस टेबल को जाके इसके ग्राफिकल मोड में ओपन करता हूँ, ठीक है। इसके डाटा पे चला जाता हूँ, ये डाटा में आ रहा है ना, डाटे के अंदर ये डाटा में चला गया। इधर मैं डेट लिखूंगा। डेट जो है ना वो आपकी फॉर्मेट सेंसिटिव होती है। फॉर्मेट सेंसिटिव से क्या मुराद है, आप जब इसमें डेट लिखते हैं तो आप लिखेंगे 10, आप इसको चूज़ करके कैलेंडर से भी चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये बड़ी अच्छी ऑप्शन है। इसके अंदर कोई डेट आप इधर से कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं, आपको फॉर्मेट भी दिखा रहा है। आप इधर से लेट्स अज्यूम मैंने लिखा है, मैं लिखा 10 जनवरी 2000, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है इसको 22 जनवरी 2021 को, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा है 15 दिसंबर 95। ये मैंने कुछ इसमें डेट चेंज कर ली है, कुछ लोगों की मैंने हाई डेट लगा ली है, ठीक है। इसको मैंने सेव कर लिया। अब मैं जब जाके इसको देखूंगा तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएन पे दिखा रहा है। अब मैंने क्या करना है, मैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो डेट्स के ये फंक्शन है 3, ऐड मंथ्स में सबसे पहले लगाता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, सेलेक्ट करके मैंने लिखा एम्प्लॉय नंबर ई नेम हायर डेट, ठीक है। तो हायर डेट के बाद मैंने लिखा प्लस, फिर आगे मैंने एक और लगा लिया ऐड मंथ्स, ये सेपरेट कॉलम में मैं कर रहा हूँ। इसको मैंने लिखा है हायर डेट। अब हाई डेट के साथ मैंने कोमा लगा के कर दिया 12 मंथ्स। 12 मंथ्स के अंदर, उसके अंदर जो उसकी डेट है उसके अंदर 12 महीने ऐड करके तो जो डेट बनती है वो मुझे दिखा दे। तो ये इसके अंदर उसने 12 महीने ऐड करके तो ये डेट आ गई, 12 महीने ऐड करके ये डेट आ गई, 12 महीने ऐड करके ये डेट आ गई। तो जितने महीने आपने ऐड करने हैं उतने महीने आप ऐड कर दें, तो वो ऐड मंथ्स के फंक्शन के थ्रू आप उतने महीने उसमें ऐड कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी, ठीक है। ये है ऐड मंथ्स का फंक्शन। अब मैंने लिखना है जो दूसरा फंक्शन है वो मेरे पास है इधर से मंथ्स बिटवीन। मंथ्स बिटवीन में क्या करूँगा, मंथ्स बिटवीन करके उसके बाद मैं लिखता हूँ मंथ्स बिटवीन से स्टेट आज की डेट से, और बिटवीन जो है ना हाई डेट, कितने डेट कितना टाइम हो गया है इस बंदे को, कितने महीने हो गए हैं हायर किए हुए। तो ये बता रहा है कि इसको 31 महीने हो गए हैं, इसको 19 महीने हो गए हैं, इसको 320 महीने हो गए। अगर मैंने इसको साल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूँगा, मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 कर दूँ, ठीक है, ईयर्स ऑफ सर्विस। तो ये मुझे बता रहा है कि इसको कितने साल हो गए हैं, इसको 26 साल हो गए, इसको 1 साल और इतने 1.6 ईयर्स हो गए, इसको 1.65 ईयर्स हो गए। अब देखें ये मैंने मंथ्स बिटवीन का फंक्शन लगाया है ये वाला। अब लेकिन ये देखिए तो बहुत लंबा आ रहा है, तो मैं इसको राउंड करना चाहता हूँ। तो मैं इसको करता हूँ राउंड कर दो, ठीक है, इसके 2 डेसिमल पॉइंट्स तक, ताकि मुझे इतने सारे डेसिमल्स ना दिखाए। राउंड फंक्शन मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब जब मैं राउंड करूँगा तो ये 2 डेसिमल्स तक आने चाहिए। नहीं, राउंड मैंने हाई डेट को कर दिया, मुझे हाई डेट जो है ना 12 के बाद राउंड करना था, इस तरीके से, ठीक है। अब मैं जब इसको रन करके देखता हूँ, सॉरी ये क्या आ रहा है, मुझे मंथ्स बिटवीन, पहले मुझे थोड़ा सा इसको समझ है, मंथ बिटवीन किया, ये मंथ्स आ गए उसके दरमियान में, ठीक है। उसके बाद आपने राउंड का जो फंक्शन लगाना है, ये मंथ बिटवीन का फंक्शन की वैल्यूज आ रही हैं।
हाँ, राउंड के फंक्शन की इधर मैं इसको करता हूँ 12, इधर करता हूँ, इसको मैं पहले इधर 12 करता हूँ, 12, ठीक है, और उसके बाद इसको ब्रैकेट में मैं 2 कर देता हूँ। अब देखते हैं कि वो क्या करता है। अभी भी जो है ना वो एरर आ रहा है। मैं पहले इसको राउंड को ख़त्म करता हूँ, राउंड के बगैर पहले मैं इसको दोबारा 12 से करता हूँ ये। अब मैं इसको रन करके देखता हूँ, ये हाँ, ये देखें 2 ब्रैकेट्स आ रहे हैं, ये मैंने गलती की हुई है क्योंकि इसमें 1 ब्रैकेट आनी चाहिए अगर मैं राउंड नहीं कर रहा तो, ठीक है। तो मैंने इधर 12 किया, अब मैं देखता हूँ तो ये आ गया। अब मैंने इसको राउंड करना है, मंथ्स बिटवीन से पहले मैंने किया है राउंड, और ये 12 के बाद मैंने किया है 2। अब होपफुली ये चलना चाहिए। हाँ, अब ये देखें, अब ये राउंड कर रहा है और सिर्फ वो 2 कॉलम दिखा रहा है। कि जब आपने फंक्शन के अंदर फंक्शन भी लगा सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन जब आप फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल करें तो आपने उसकी ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है। अगर आपके ब्रैकेट्स जो है वो प्रॉपरली उस तरीके से नहीं लगेंगी तो फिर वो आपको एरर आ जाएगा, ठीक है। तो ये है मंथ्स बिटवीन का फंक्शन। अब ये आप इसमें मैंने अर्थमेटिक ऑपरेटर भी लगा दिया, इसमें 2 फंक्शन के अंदर फंक्शन भी लगा दिया। ये सारा आपको जब आप प्रैक्टिस करेंगे, हैंड्स ऑन करेंगे, आपको चीज़ों का जो है ना वो पता चलता जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप लास्ट डे देख सकते हैं, नेक्स्ट डे भी है, राउंड भी है, ट्रंकेट भी है, डेट के ऊपर राउंड, ट्रंकेट और नेक्स्ट डे भी आप देख सकते हैं। ये सारा इसी तरीके से आप फंक्शन को लगा के ट्राई कर सकते हैं और इसमें आपको फंक्शन का आइडिया हो जाएगा। अब थोड़ा सा जो है ना हम लोग कन्वर्जन फंक्शंस को देखते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल आप देखें, एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, मैंने लिखा है हायर डेट। अब ये इसमें हायर डेट आ रही है, मैं चाहता हूँ मैं एम्प्लॉय नंबर, सैलरी, हायर डेट, ठीक है। कह रहा है कि एम्प्लॉय नंबर मैंने गलत लिखा है, EMPONO लिख दिया, तो मुझे ये एरर दे रहा है। एनी हो, एरर पढ़ के आप उसको समझ सकते हैं, ये एरर दिया इसके अंदर। अब ये इसकी हायर डेट आ रही है और ये इसकी सैलरी आ रही है। मैं चाहता हूँ मैं इसका करेक्टर का फॉर्मेट चेंज कर दूँ डेट का, तो मैं क्या करूँगा, 2 4 करके इसको मैं करेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ। उसके बाद मैं हायर डेट लिखता हूँ। अब मैं इसमें कोई भी फॉर्मेट लगा सकता हूँ। फॉर्मेट में DD MM RRRR भी कर सकता हूँ, YYYY भी कर सकता हूँ। ये मैंने इसको कर दिया तो ये मुझे ये दिखा रहा है, ठीक है। 4 डिजिट्स में ये दिखा रहा है। अच्छा, मैंने DD के बजाय अगर मैं लिखूँ डे, ठीक है, तो डे में मुझे क्या दिखाएगा, मुझे उसका डे दिखाएगा, उस दिन कौन सा दिन है। ये वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे, डे भी लगा सकता हूँ, DD भी लगा सकता हूँ, DD कर दिया। अब मैं MM है ना, MM मेरे पास नंबर में आ रहा है, ये देखें आप, ये मेरे पास MM का फॉर्मेट है। अच्छा, मैं MON फॉर्मेट करके भी कर सकता हूँ। MON का मतलब है 3 कैरेक्टर मंथ के लेगा, ठीक है। या मैं इसको मैं मंथ भी कर सकता हूँ, मंथ लिख दो तो ये मुझे मंथ को कैरेक्टर में दिखाएगा, ठीक है। DD लगा सकते हैं, डे लगा सकते हैं, MM लगा सकते हैं, MON लगा सकते हैं और मंथ लगा सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको क्या करता हूँ, MM लिख देता हूँ। इसी तरीके से करैक्टर के अंदर मैंने जो है ना ये लगा दिया है ईयर, सिंपल ईयर लिख देता हूँ। अब यह करेगा, ये क्या करेगा, वो उसका ईयर लिख देगा करैक्टर के अंदर। तो ये फॉर्मेट्स हैं डेट्स के। इसी तरीके से नंबर के फॉर्मेट्स होते हैं, तो वो नंबर के फॉर्मेट्स जो है ना वो मैं आपको दे दूँगा, इसमें लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, आप उधर से देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया है, ये हायर डेट को करैक्टर में कन्वर्ट करके तो उसका जो है ना वो मैंने आपको एक फॉर्मेट दिखा दिया, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई सैलरी है, फॉर एग्जांपल सैलरी को करैक्टर में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करता हूँ, 2 4 करके सैलरी को कन्वर्ट करता हूँ। मैं इसका फॉर्मेट दे देता हूँ, मैं लिखा 9999, 3 के बाद 9999 और डॉट के बाद 00। अब ये क्या करेगा, इसका फॉर्मेट चेंज कर देगा। फॉर्मेट से क्या मुराद है, इसमें एक तो डॉट के बाद 00 लगाएगा और 1000 के बाद कॉमा ऐड करेगा, ठीक है। ये देखें आप, ये इसका फॉर्मेट चेंज कर दिया। इस तरीके से आप जो है ना वो इसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। न्यू सैलरी मैंने इसका नाम रख दिया, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया, इसका फॉर्मेट चेंज कर, ठीक है। अब ये है कन्वर्जन फंक्शन। इसी तरीके से जो है ना हमारे पास करैक्टर कन्वर्ट कर सकते हैं, 2 नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम लोग डेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद कुछ अदर फंक्शंस हैं,
आज के लिए हम बस इतना ही करेंगे, ठीक है। बाकी हम जो है ना आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। तो होपफुली आपको जो है ना अगर ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें। आपके कमेंट्स हैं तो आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में लिखें। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ में मौजूद घंटी का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर आने वाली नई वीडियो के बारे में आपको बर वक्त नोटिफिकेशन हो सके। थैंक यू वेरी मच।